अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का गुज़श्ता वीकेंड बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा होगा। मेरा वीकेंड बिल्कुल भी वैसा नहीं गुजरा जैसे मैंने प्लान किया था, क्योंकि कभी कभी कुछ हैप्पैज़िड सी सिचुएशन हो जाती है तो आपकी वैसी चीज़ें नहीं होती। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, जेल से छूट के कैदी नंबर 302 मेरे साथ आज मौजूद है। तो लग रहा है कैदी लग रही है आज। हाँ लग रहा है। अब मुझे हुमायूं ने इतनी दफा कहा है ना, मुझे ज्यादा लगने लग गया। कैदी नंबर 302 आज हमारे साथ मौजूद है। आई जस्ट डोंट नो, मुझे ऑरेंज कलर इतना पसंद है। मैं जब भी कुछ लेती हूँ तो मैं ऑरेंज कलर क्यों सजा है? मौत की सजा हुई क्या? कैसे जज साहब पता नहीं, प्यार में शायद यहाँ पे आप लिख भी देती ना 300 कैदी नंबर 302। वैसे आजकल कैद तो बहुत सारे लोग को हो रही है, कभी कभी किसी का मुंह बंद कराने के लिए। अच्छा चलो लेट्स मूविंग ऑन। हुमायूं आप कोई सवाल लेके आए? मैं भी आज एक बड़ा मजे का सवाल नहीं है वैसे। अच्छा पहले तो ये कि पब्लिक सर्विस मैसेज, गाड़ी बड़ा आराम से चलानी है, हेडलाइट्स ऑन करके चलानी है। बेशक दोपहर भी है, धुंध बहुत ज्यादा है, इस्लामाबाद को भी नवाज दिया गया है धुंध से, हमारे पास भी बात चुकी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र स्मोग नहीं है हमारे भी आपने ऑन करने ताकि लोगों को नजर आए गाड़ी आराम से चलाना। आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम यू, बट मुझे पता था लेकिन मैं कभी हेजेट यूज करता इंडिकेटर्स क्योंकि आम अल्फाज में स्लैंग में हम ये इंडिकेटर्स ही कहते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन जी एनडीएमए ने बड़ी जबरदस्त हुमायूं ने शुरुआत की है शो की एक पब्लिक सर्विस मैसेज से, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एनडीएमए ने कहना शुरू कर दिया है कि खुदारा आप लोग जो है वो मास्क खुद से लगाना शुरू कर दें। उनका जो एलामिया आया था इस वीकेंड पे उसमें उन्होंने, तो वैसे कौन लगाता था? उन्होंने कहा है कि वरना हमें इम्पोज करना पड़ेगा इस पे कि जिस तरह पहले होता था कि आपको फाइन हो सकता है, कुछ हो सकता है, आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ होगा, आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी हॉस्पिटल में, आपको किसी और क्यू में नहीं दाखिल होने, जैसे बैंक की क्यू होती है, अगर आपने मास्क नहीं लगाया हुआ होगा तो वहाँ आपको नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं जो कंटिजियस होती हैं, एक से दूसरे इंसान को लग जाती हैं। तो एनडीएमए ने जी वीकेंड पे ये एलामिया जारी किया है कि आप लोग मास्क लगाना शुरू कर दे, अनटिल अनलेस अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो हमें ये चीज इम्पोज करनी पड़ेगी आप लोगों पे और सख्त इक़दाम जो है वो उठाने पड़ेंगे। जी हुमायूं सवाल है आपके लिए। नाक पे खारिश है आपकी? सवाल ये है कि मुझे बताए, अक्सर अटैचमेंट होती है आपकी, हम नानका और दादका कहते हैं, मुझे लगता है कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है? ननियाल होता है और ददियाल होता है, लेकिन मुझे बहुत लेटर ऑन पता चला। मैंने कहा हमने नानके घर गया था तो लोग हंसते थे, मैंने कहा पता नहीं क्यों हंसते हैं नानके पे, लेकिन पंजाबी में नानके घर गए थे, नानके के। तो आप बताओ ननियाल, मैंने बोल लिया एक लाइन। वेरी गुड। आप ननियाल से ज्यादा अटैच हो ददियाल से? ननियाल से। ननियाल में किससे? ननियाल में यार आई थिंक किस फैमिली से? किस फैमिली से? एक मेरे मामू है बिलाल, उनका नाम है। सेम मेरे भी मामू की फैमिली से। बिलाल छोटे मेरी मामा से छोटे हैं। हाँ मेरे भी छोटे मामू के बच्चों से, और उनसे मेरी बहुत ज्यादा। यार वैसे मुझे अब लगता है कि मेरी अब हर किसी से हो गई है, कजिन से तो है ही है, अब मैं जिंदगी के उस मोड़ पे आ गई हूँ कि मेरी मामियों मामुओं से भी हो। अच्छा मेरी कजिन है, मैं बताता हूँ उनके, मैं तो मेरे जो छोटे मामू, कल ही मैंने उनसे बात हुई तो कहते हैं कि यार अब तुम कॉल भी नहीं करते, बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो। मामू से हुई ना, मतलब मामू से भी है दोस्ती? मामू से इतनी ज्यादा दोस्ती, मेरे मामू बहुत सख्त है, अब तो मैं हंसाता हूँ, और बहुत ज्यादा सख्त है, लाइक लिमिट से ज्यादा सख्त है, और वो लोग बहुत नमक भी खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं। इतना नमक होगा सर, ये बताता हूँ, इतना साले में नमक होगी इस बात को कहते हैं रिफत, क्या है नमक इतना ज्यादा नमक, नमक की काने डालते, वो बहुत नमक खाते हैं। मैं बताता हूँ, ये बात बहुत अजीब सी है पर बता देता हूँ। उनके घर केबल नहीं थी, अच्छा। ठीक है, वो बॉलीवुड चीजें, ये टीवी देखना इज नॉट दैट। हमारे बचपन में वैसे कुछ घराने ऐसे हुआ करते थे जो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, केबल नहीं लगवानी, ठीक है, यू रिमेंबर द केबल वाला टाइम, तो वो नहीं लगवाते थे। अब मैं और केबल से भी वो डिश वाला टाइम भी था, और ये मैं 2007-8 की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली, डिश जब लगती थी तो फिर वो सारे चैनल्स वहां के भी आ जाते थे। तो 2007-8 की बात है, अगर केबल नहीं होती थी तो मुझे बहुत शौक था उस वर्ल्ड ड्रामे देखने का, ठीक है, मैं तो देखता था बड़े शौक से। और आपको तो अभी तक उनके डायलॉग बाबा और बेबी तो मुझे बड़ा पसंद आता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था गट्टू ना। तो मैंने कहा ओह यहाँ तो ये सिस्टम ही आ रहा है, मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने मामी मेरी बड़ी अच्छी थी, तो मेरे मामी के साथ मिली भगत करके मैंने कहा मामी केबल लगवा लेते, ठीक है, कोई बस एक महीने बाद उतरवा देना। नहीं अच्छा। हम लगवा लेते, हम तार वापस बेड के नीचे कर दिया करेंगे, मामू आएंगे। अब देखो ठीक है, मैं पता है मामू किस टाइम पे आते, तो मामू आते तो हम केबल की तार ना बेड के नीचे कर दिया करते थे। तो एक दिन क्या मामू ना जूती आप नीचे रखते थे, मामू जूती खींचे, जूती के साथ ही तार आई,
मामू ने कहा ये तार का गुच्छा किस चीज किस का है? चीज का है? अब मामू तो मेरे बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा ये तो केबल है, पर इतना मामू मुझसे प्यार करते थे उन्होंने कि कुछ कहा नहीं, उन्होंने फिर कुछ नहीं आपको कहा, तो मेरी मामी घर केबल लाने वाले आप हैं। तो वो अक्सर कहती है कि हमारे घर में केबल अगर कोई लेकर आया तो ये मौसूफ लेकर आया। इसने सारी खराबी पैदा की केबल आके। तो मेरी उनकी बहुत ज्यादा बच्चों से बनती थी, क्योंकि हम एज फेलोज भी थे, हम सुबह स्कूल साथ में जाते थे, हम सारे साथ में जाते, तो अच्छा, मेरे जो नान के दाद के दोनों साइड है ना, उनमें ये है कि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम बड़े हैं, कुछ बीच में मिडिल लॉट है, ऑलमोस्ट करीब और एक लॉट है जो बहुत छोटी लॉट है। मेरे दादकों में भी ऐसी है कि कुछ मेरे कजन्स में और मेरे में कोई 15 साल का गैप है। अच्छा। और मेरे नानकों में भी ऐसे ही है कि जो मेरी छोटी खाला, हालांकि वो मेरी छोटी खाला है, मामा की शादी बाद में हुई थी, उनकी पहले हो गई थी, उनके जो बड़े वाले बेटे वो उनमें और मुझ में 22 ईयर्स का गैप है। अच्छा, आई एम द यंगेस्ट इन द नानका। हाँ, तो वो फिर सबसे बड़े हैं, फिर बीच में एक लॉट है जिसमें बहुत सारी गर्ल्स है, नानकों में हमारे लॉट ऑफ गर्ल्स, और फिर एक बहुत छोटी लॉट है। तो इस वजह से जो बीच वाली लॉट है ना, उनकी सबकी आपस में दोस्तियां शोस्तियां ये वो। लेकिन एक टाइम आया था, बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े भी, फसाद भी शुरू हो गए थे ना। वो जो एक टाइम होता है ना, ग्रोन अप हो रहे होते हो आप, कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, तो वो फिर वो भी ओह माय गॉड, वी हैड अ वंडरफुल टाइम। मुझे कुछ याद आ गया, 2002 की बात है। अरे इसको ईयर भी याद रहता है, मुझे तो नहीं याद रहता है। 2002 की बात है कि हमारे केबल नहीं थी, तो जो साथ वाला घर था ना, उनके पास केबल थी, तो हमारी बड़ी दोस्ती थी 2002 की। एंड साथ वाले घर में, मामू घर कह रहा हूँ, मामू के घर के साथ वाले, तो कहते हैं कि आप 21 साल के, 2002 के हिसाब से तो आपको पैदा होना चाहिए था 2002 तो में। पैदा हुआ ना, तो मुझे लेके जाती थी, पैदा होता साथ ही पता तो भाभी मुझे जिस तरह मुझे इस तरह हाथ बाजू में पकड़ के इस तरह लेके जाती थी, वो देखो बाबा और बेबी, ऐसे होता था। अच्छा, तो हम लोग साथ गए ना, ठीक है, तो हम साथ गए हुए, तो हम कहते मामू के आने से पहले वापस आ जाएंगे। ठीक है। अब एक दिन मामू आ गए जल्दी, मामू जल्दी आए, हम भागे, तो उसने दो सीढ़ियां बनी हुई थी ना, बहुत बढ़िया सा घर था, ठीक है, 2 सीढ़ियां बनी थी। स्टेप्स होते थे छोटे होते थे, आजकल साइज में बड़े होते हैं। अब मैं तो भागा, तो मेरी कजिन जो है ना, वो बेचारी अभी हमें बुलाने के लिए आई, वो हमें बुलाने के लिए आई, और बुलाने के लिए कहते हैं अब्बू आगे जल्दी से आ जाओ। हम लोग भाग के आए, तो मैं अंदर चले गए, वो वहां पे गिर गई, हम उनको धक्का दे गए, और मामू ने उसे पकड़ लिया, मामू समझे ये गिरी, मामू ने रख के उसको दिया। अच्छा हमारे ये जो मोहल्ला सिस्टम होता है, मोहल्लादारी सिस्टम होता है, ये बड़ा मजे का होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हुमायूं को बहुत पसंद है, हुमायूं को बहुत पसंद है। मैं हालांकि कभी उसमें रही नहीं हूँ, लेकिन आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत जल्दी बहुत हालात के साथ ढल जाता है, उसको आप जैसे भी करो हम होल्ड हो जाते हैं। लेकिन मोहल्लेदारी सिस्टम में कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो और कोई ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगती है। अच्छा, अच्छी तो मुझे ये लगती है कि जो सालन का एक्सचेंज होता है, I love it. क्योंकि वो जो आपके घर पे जितना भी अच्छा खाना बनाओ, लेकिन साथ वाले घर का जो जायका होता है वो डिफरेंट होता है, तो आपको कभी कभी वो खाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अच्छी चीज़ ये होगी सालन एक्सचेंज। अच्छा, बुरी चीज़ अभी भी है कि कभी कभी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो आ जाते हैं और फिर वो उठ के नहीं जाते, तो फिर मेरी अम्मा इस तरह की, मेरे अम्मा बाबा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे, जैसा लवली पीपल के, वो कह नहीं सकते ना किसी को, नहीं वो कहते हैं तो छोड़ो, मेरी अभी किचन में खाने बना रही है चीजें कि जी साथ वाले आए हुए ये वो, तो आई लव इट। तो मुझे कभी कभी होता है कि यार कहीं जाना था, और हमें कहीं जाना भी होता है, हम तैयार खड़े होते हैं, लेकिन कोई आ जाए तो फिर हम नहीं जाते, नहीं कर सकते, हम नहीं जाते, तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे बॉदर करता है। और व्हाट अबाउट यू? अच्छी चीज़ तो ऑब्वियसली खाने वाली, खाना एक्सचेंज और ये वो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे ईद आती है तो आप अगर आपके घर में थोड़ी लेट होगी कलीजी बनना, तो वो उनके घर से आ जाएगी। अच्छा, मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है छत क्रॉस करके जो दूसरे साथ लोग घर चले जाते हैं। हमारे इस तरह की छतें नहीं है ना कि हमारे जो पिंडी वाला घर है उसमें वैसी छत। अच्छा, नहीं हमारी अनफॉर्चुनेट, मेरी नानी के घर में वैसी छतें होती नहीं कि वो क्रॉस करके। अच्छा, मुझे मोहल्लेदारी इसीलिए फैसिनेट करता था हलीमा, क्योंकि आई हैव लिव्ड समवेयर एल्स, मैं पहले कहीं और रहता, तो वहाँ पर बड़ा इंडिविजुअलिज्म अलग, हाँ, तो हम लोग इसको क्रेव करते होते, क्योंकि हमने नानके में ये देखा था, तो यूज्ड टू क्रेव इट। तो बुरी चीज़ क्या लगती है आपको? बुरी चीज़ मुझे वाकई ये लगती है कि बहुत सारी चीज़ों का हम ख्याल नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अल्लाह ना करे अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से बचाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो आपको, हमसायों को, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वो पार्ट प्ले करना चाहिए कि वो उनका ख्याल रखें, ना सिर्फ वैसे प्रेजेंस से ख्याल रखें, चीज़ों में भी ख्याल रखें कि उन घर वालों को कोई किसी किस्म की टेंशन तो ये नहीं रखते
मुझे लगता है आजकल लोगों ने वो करना छोड़ दिया मेरा है। बहुत डिफरेंट। हमारा अच्छा, पता है क्या होता है, वो कहते हैं नीचे वाला घर खाली है, आप उधर आ जाए, खाना हमारी तरफ से चूल्हा नहीं जलता जिस दिन होता है। तो ये आजकल नहीं हो रहा ना, क्योंकि साथ वालों अच्छा, जिस तरह रिश्तेदार होते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं किसी के हैं, तो उनका रिश्तेदार, यार क्या करूं, रिश्तेदार दूर रहते हैं ना, तो वहां से चाय बना के लाना या ये चीजें बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। लेकिन साथ वालों के घर से हो सकता है ना। मैं आपको बताऊं, ये साथ वाले घर हमारा तो हो ही नहीं सकता, हमारे मोहल्लेदार ही इतने ज्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्लीज उस बना के भी रखो ना तुम लोग, थोड़ी सी इनसे को ना बना के रखें, इनसे बना के रखनी पड़ती है। हाँ ये भी है, ये भी है, आपको करना पड़ता है ना, ये एक तरफा नहीं होता, ये आपको दो तरफा होता है। क्यों जमील भाई, ये आपको बना के भी रखनी पड़ती है ना, ये नहीं है कि आप दरवाजे खोल दे, वो उनको दरवाजे खोल दे आप खोले ना। नहीं, यहाँ पे हमारी ब्रेक। अच्छा मैं उसकी रीजन बताती हूँ कि मेरे जो ससुराल में जो घर है ना साथ साथ, वो आंटी अंकल की जिन से थी ना, अब वो चले गए, तो नए वालों से बना लो। इतनी मुश्किल नहीं, ये बात हम नहीं मानते। और बच्चे और शादियां हो गई हैं, तो बहुएं आ गई हैं, जो भी है साथ पे आप बनाओ। नहीं दोस्ती है, अब आप कवर कर रहे हो, अब आपने बहुत फिट कवर किया है, यार वो भी देख रहे हैं, आप बहुत तेज हो। देखिए जी, अब मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़ लिया है। अच्छा हम लोग एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। आपने ही बताया ना आप किससे ज़्यादा अटैच्ड है, अपने ननिहाल से ज़्यादा अटैच्ड है या अपने ददियाल से ज़्यादा अटैच्ड है? आज हम आपसे खुल के बातें करेंगे, लंबी बातें करेंगे। लेकिन ये बताते हुए आप मेक श्योर कर लें कि आपके पेरेंट्स में से किस साइड का आप नाम ले रहे हैं और कौन सी साइड आपके करीब बैठी हुई है या उसके खतरा है उसका सुनने का। नहीं दांत के भी बहुत माइंड करते हैं, तो आप वही कह रहे हो, दांत का ज़्यादा माइंड करता है। मेक श्योर कर लो कि कौन सी साइड आपके ज्यादा करीब बैठी हुई है, तो उसका नाम ले लो। कौन सा शो देख रहे हैं, कौन शो देख रहे हैं, कौन शो नहीं देख रहे, ऐसा रहो उनका दिल टूट जाए, बेचारों का दिल। जी कैदी नंबर 302। अब हमारे अब इस सूट से मेरा ऐसा दिल उठाएगा कि फिर मैं पहनूंगी ही नहीं है सूट। अच्छा जी, नहीं अब तुम्हारी देर सब तारीफें करेंगे, तुम कॉल करेंगे, तुमने कर दिया तो सब कहेंगे बहुत अच्छी लग रही है लीमा, आप बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी लोग मुझसे इतना करते हैं। हमारा आप मोटरवे वगैरह मुझसे क्यों नहीं करते प्यार? करते हैं यार, आपसे भी करते हैं, आपको फील ही नहीं होता कि आपसे प्यार मुझे नहीं लगता मुझसे कोई प्यार करता है। आप खुद एम्प्टीनेस डिप्राइव्ड हो, लव डिप्राइव्ड हो। अच्छा मोटरवे की बात करें। मोटरवे की मैं बात करी थी, आपने कभी सफर किया है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने किया होगा, बहुत दफा किया है, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ आपने अपनी गाड़ी जो सर्विसेज है, हाँ अपनी गाड़ी में, हाँ उनकी जो सर्विसेज है, जैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको कैसा लगता है जनरली अगर पूछा जाए तो? अमेजिंग। मुझे तो आपको याद है कि जो टोल प्लाजा भी बना हुआ लाहौर का, जिसने बनाया था वो भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद थी, आपको याद है, शी टोल्ड अस एज वेल। आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। और जो कितनी खूबसूरत तरीके से जो रोड्स बनी हुई है ना, जो आराम से आप जा रहे होते हो, इतनी स्पीड में होती है, वो फिर भी नहीं पता चलता कि स्पीड में, अगर आप शीशा खोलो तो आपको पता चलता है कि अल्लाह माफ़ करे तो बहुत स्पीड में चल रही है। बट यूजुअली टोल प्लाजे के पास आपको वो पर्ची दे करना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें खड़ी होती है, तो वो दैट इज़ अ लिटिल हैसल, जो मुझे लग रहा होता है कि यार वो थोड़ी सी वाकई हुमायूं ने एग्जैक्टली वही पॉइंट ट्रेस किया है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस शो में। हम लोग टोल प्लाजास पे जब खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी कतारें हैं, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम 4 या 5 घंटे के सफ़र में उतना नहीं थके जितना टोल प्लाजा में 1 घंटा लाइन में लग के थक गए हैं। और अगर आप लोग वीकेंड्स पे सफ़र करें, जिस तरह लाहौर से अगर आप वापस आ रहे हो या ईद आती है, तो ईद पे बहुत सारे लोग जो हैं वो पिंडी इस्लामाबाद से माइग्रेट करके अपने अपने शहरों में जाते हैं, तो तब हम लोग देखते हैं कि जब वापस आते हैं ना, तो चौक होता है पिंडी वाला, पिंडी इस्लामाबाद का टोल प्लाजा लिटरली चौक हुआ होता है, क्योंकि अगर 400, 500, 1000 गाड़ी वहाँ से गुजरनी है, तो अगले भी कोई रोबोट तो नहीं बैठे हुए ना, वो थोड़ा टाइम लेंगे, आप उनको पैसे देंगे, वो चेंज आपको देंगे, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं जो ई टैग या एम टैग की फैसिलिटी जो है इस्तेमाल करते हैं। ई टैग सिटी के अंदर होता है, एम टैग जो है वो मोटरवे के हवाले से होता है। ये हासिल कैसे किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं है कि क्या होता है, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, कि कैसे हासिल किया जा सकता है। लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर होगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो उसको चलो छोड़ देते हैं। तो आज हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है, दावत दी है, जो आपको इसका प्रोसीजर समझाएंगे, इसके फ़वाइद बताएंगे,
बताएंगे कि वो क्या क्या फ़ायदे हैं जिसकी वजह से आपको एमटेक हासिल कर लेना चाहिए। हमारे साथ जी मैनेजर ऑपरेशंस मौजूद हैं फैसल खान। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आप सुबह सुबह उठते हैं या हमने आज आपको उठा दिया? नहीं, हम तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं क्योंकि हमने ऑफिस जाना होता है। आपकी अर्ली मॉर्निंग क्या है जी? हमें तकरीबन 7 o'clock। 7 7 बजे उठ जाते हैं। ओके, हाँ, ये बाकी अर्ली मॉर्निंग है। और सोते कितने बजे? सोते ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक, चलो ठीक है। वो अच्छा, घंटे पूरे 8 आवर्स पूरे हो 8 आवर्स पूरे हो गए। हमने बस हमें ये फिक्र होती है जिसके 8 नहीं होते फिर हम उसको कहते हैं ताकीद करते हैं। हमारा ये मसला आजकल चल रहा है। सबसे पहले बात करें, इट इज़ अ पोस्ट पेड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो आपके अगर बात की जाए एमटैग के हवाले से। सबसे पहले अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में कोर्ट ने कहा था कि एमटैग होना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कर दिया था कि एमटैग होगा तो गाड़ियाँ पास होंगी, एक रूल आया था। उस वक्त सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो मुझे याद है वो ये होती थी, कोविड की वैक्सीनेशन का आपको सर्टिफिकेट देना था, आपका आईडी कार्ड देना था, डेट्स इज व्हीकल के कागज़ नहीं भी हैं तो आपको एमटैग मिल जाता था। ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही है। लेकिन गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। अगर नहीं होती थी रजिस्ट्रेशन तो आपकी एमटैग आपको नहीं मिलता था, कि रजिस्ट्रेशन कराना पहले थी। क्या यही सिस्टम अभी भी है? हमें लेके जाए, सबसे पहले एमटैग होता क्या है पहले ये जानेंगे, फिर प्रोसीजर जानेंगे कि वो मुख्तलिफ हुआ है कि नहीं। बेसिकली जो एमटैग है ये एक चिप है जो कि आपकी गाड़ी के इनसाइड, हाँ, विंड स्क्रीन पे लगता है। उसमें ये होता है कि वो जो चिप है वो स्कैन करता है RFID, जो स्कैनर्स हैं हमारे। एमटैग मतलब कि वो चिप जो आपकी गाड़ी में अंदर पेस्ट हो जाता है, हाँ, जो वो पेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो उसको स्कैन करता है, उसमें आपका बैलेंस होता है। आप बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके जो गाड़ी के हैं वो इसलिए मैंडेटरी हो गए अब कि हमें पता चल सकता है उससे कि कौन सी गाड़ी ये, हाँ जी, कौन सी गाड़ी गुजरी और कौन सी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। अगर वो रजिस्ट्रेशन उसी की है तो एमटैग उसी गाड़ी पे लग जाए। फिर क्योंकि आपकी जब एमटैग के थ्रू ट्रैवल होते हैं तो उसमें आपकी सारी हिस्ट्री आ रही होती है आपके एमटैग से रिलेटेड, कि आपकी गाड़ी ने कहाँ से एंट्री ली है, कहाँ से एग्ज़िट लिया है। और प्लस बात आ जाती है बैलेंस की, तो मतलब डेफिनेटली अगर आप कैश पे भी जा रहे हैं तो आपको अगर इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो वही अमाउंट आपको थ्रू एमटैग के भी वही देने पड़ते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि एमटैग के थ्रू कोई इजाफी चार्जेस हैं, ऐसे नहीं है। कैश पे भी वही है, एमटैग के थ्रू भी वही है। बट एमटैग का फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि वो अगर आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो आपके पास इतना बैलेंस हो कि आप गुड बैलेंस की जो लेन्स हैं, जैसे एक्सप्रेस लेन डेडिकेटेड की हुई है, हाँ जी, तो एक्सप्रेस लेन से आप मतलब विदाउट रश में या किसी लेकिन फैसल थोड़ा सा मसला हो गया ना, थोड़ा सा मसला ये हो गया कि माशाल्लाह हर किसी ने एमटैग लगा लिया, तो वो जो एक्सप्रेस लेन है ना वहाँ भी माशाल्लाह जब लास्ट टाइम गया वहाँ पे लास्ट टाइम गया, पर ये कि उसमें सिर्फ फायदा ये होता है कि कोई चेंज नहीं देनी पड़ती, बस निकल रही होती है, वो स्कैन होता है, निकल रही होती है। बट देयर इज अ लाइन कि आई एम हैप्पी कि लोग अब करवा रहे हैं। नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, एक्सप्रेस लेन में कोई कंजेशन होगी, वो बेसिकली ये होता है कि समटाइम जो नॉन एमटैग यूज़र होता है वो एक्सप्रेस लेन में आ जाता है। जब वो एक्सप्रेस लेन में आता है तो उससे ये हो जाता है कि हम मतलब कि वो पास कर नहीं सकता, उसके पास एमटैग भी नहीं होता या लो बैलेंस होता है, फिर उस गाड़ी को मतलब कि वापस लाना पड़ता है, रिवर्स होती है, और जो गुड बैलेंस वाले हैं वो भी और अगर हलीमा की तरफ गाड़ी चला रहा हो तो उससे तो मोड़ने में 1.5 घंटा लगा देना है, उससे 1.5 बार मोड़ेंगी, गाड़ी बैक करेंगी, रिवर्स करेंगी। अच्छा फैसल, हमारे जो पाकिस्तानी है ना, उनको जब तक कोई फ़ायदा ना दिखे वो कोई काम नहीं करते। वो कहते हैं हम ये काम क्यों करें, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। जैसे आपने कहा कि जी उतने ही पैसे एक आपको पैसों के अमाउंट में, कैश के अमाउंट में देने पड़ते हैं, और उतने ही पैसे अगर आपके पास एमटैग है तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। अब अगर कोई आम इंसान ये सुन रहा होगा ना, वो कहेगा जब उतने ही पैसे लगने हैं तो मैं क्यों जाऊँ एमटैग कराने के लिए, फॉर सपोज, ठीक है। अब आपने उसके एक फ़ायदा तो आपने बता दिया कि आप जल्दी से उस लेन से निकल जाएंगे। इसके अलावा भी क्या कोई दीगर फ़वाइद हैं जो उन लोगों को बताए जा सके, कम्युनिकेट किए जा सके कि भाई ये फ़ायदा आपको होगा तो इसलिए आपको एमटैग करा लेना चाहिए? इसके मतलब कि एमटैग के तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें मेन जो है, अगर आपके पास वन नेटवर्क एप्लीकेशन है तो आप अपनी गाड़ी की मूवमेंट देख सकते हैं। लाइक अगर मेरी गाड़ी है तो डेफिनेटली मेरा भाई भी चलाएगा, मेरा फ्रेंड भी चला सकता है। अगर मैं किसी को दूं, अब वो गाड़ी जहाँ से जाएगी मुझे उसकी सारी ट्रैवल, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है आजकल के बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स को पता लग जाएगा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वो एमटैग करवाएं,
M-Tech करवाएं आप जरा। हाँ बेगमात ये के लिए फिट बड़ा हो जाएगा उनके लिए। फायदेमंद है। लेकिन उसकी वो जो फिर अपने नाम पे कराना पड़ेगा उनको M-Tech ताकि उनको नोटिफिकेशन उसमें जिसके क्रेडेंशियल्स होंगे M-Tech जो एप्लीकेशन है वो उसी के पास होगी। अच्छा। तो वही देख सकता है। इसके अलावा मतलब कि हमने इसमें इतना फैसिलिटेट किया कस्टमर्स को कि वो थ्रू ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको, अब हमारे M-Tech सेंटर जो हैं वो तकरीबन 26 सिटीज़ में हैं, तो 26 लोकेशंस पे हमारे सारे M-Tech सेंटर अवेलेबल हैं। आप मोटरवे पे जाते हैं 26 लोकेशन है सिटीज में। 26 लोकेशंस पे। Locations, Yes, locations, exactly. मतलब सिटीज़ इन अ सेंस कि वो हमारे मोटरवेज पर हैं। जितने बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे मौजूद होते हाँ हैं। जी, सब मेन एरिया पे तो अवेलेबल है। अभी तो हमारे मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट है जो कि वो मूव करती हैं। कंपल्सरी कर दिए फैसल। हाँ जी, बिल्कुल। कंपल्सरी अब देना। और डॉक्यूमेंट से आपको क्या मुराद है, क्या होना चाहिए? गाड़ी जो गाड़ी का स्मार्ट कार्ड होता है बस, या that's कॉपी होता है। जी एग्जैक्टली। तो पुराने जमाने में तो लोगों के पास वो कॉपियां होती वही थी, कह रहे हैं, वो- हाँ कॉपी जी, है मतलब कार्ड। कॉपी अगर अभी किसी के पास कॉपी है तो डेफिनेटली हम कॉपी उससे कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई फॉरेन चला जाए और उसकी गाड़ी है तो उसमें ये होता है कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तो मतलब यहाँ पर ही होते हैं। ऑब्वियसली आपके पास वो तो होते हमारे हैं, पास हाँ, ही होते हैं। हाँ। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, गाड़ी हमारे पास है, आईडी कार्ड मेरे पास है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि गाड़ी उनके नाम पे है तो मैं M-Tech नहीं लगा सकता। ठीक है, गाड़ी ठीक है, जिसके नाम पे भी हो, डॉक्यूमेंट्स उसके ओरिजिनल होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और प्लस आईडी कार्ड होना चाहिए, तो आप M-Tech रजिस्टर करवा आपने सकते कहा हैं। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। कभी कभी किसी के डॉक्यूमेंट्स भी गुम जाते तो उसके पास डुप्लीकेट कार्ड्स होते हैं, तो उस पे भी एग्जैक्टली, हो जाएगा। कार्ड पे लिखा होता अच्छा है फॉर तो कोई इंस्टेंस इशू अगर नहीं आपके होता पास उसका। ड्राइवर है, ड्राइवर के पास व्हीकल का कार्ड नहीं है और अब आप मोटरवे पे हैं, वो चाह रहा है M-Tag हो जाए कि बादरेशन से बच जाए, क्या व्हीकल के कार्ड के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है कि व्हीकल का कार्ड ना हो, उसकी जगह कुछ और दिखा दे तो वो हो जाए? डॉक्यूमेंट्स तो वैसे ही आजकल जो भी मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा है वो मतलब कि मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। बट इन केस ना हो तो वो फिर ये होता है कि हम उनकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी पिक्चर, जो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है हाँ, उस पे ऑफिशियल व्हाट्सएप है, उस पे मंगवा के वेरिफिकेशन करवा के अच्छा। उनको M-Tech जो है वो रजिस्टर हाँ, करवा ये देते चीज़ ना हैं। देखी। मतलब बेसिकली हमें कस्टमर को फैसिलिटेट करना है। ठीक तो है। उसमें अगर गाड़ी ड्राइवर के पास है और वो चला गया तो इवन उसके पास उसकी कॉपीज़ भी पड़ी होती हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी भी होती है, तो वो शो करवा के ये है कि हमारे जो Okay. ओरिजिनल कार्ड है Okay. वो हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे है उस पे फॉरवर्ड कर दे। उसके बाद वो चेक कर लेते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करवा के। ठीक है। तो फिर उसके फैसल, आप अकॉर्डिंग गाड़ी धुलवाते हैं? आप भी गाड़ी धुलवाते होंगे? जी आप भी exactly. गाड़ी धुलवाते, मैं भी गाड़ी जहाँ से धुलवाता हूँ ना तो वो मेरी गाड़ी में कुछ नहीं छोड़ते। वो ऐसे गाड़ी मांजते हैं कि उसमें जितने स्टिकर लगे होते हैं वो सारे अंदर से बाहर से सब उतर जाते हैं माशाल्लाह। पता नहीं किस सर वो क्या कहते तारों से धोते जामे हैं से उसको धोते हैं। मेरी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मेरा एक और जगह पे जहाँ मैं घर में जाता हूँ, तो मेरे हर घर के जगह लिए का वो लगा हुआ होता है तो ना, मेरे घर वाला भी हाँ। कार्ड है। तो मैंने वो जो जब मैंने घर वाला जो अपने स्टिकर लगाया हुआ है वो तकरीबन मैंने कोई 24 दफ़ा लगवाया है, क्योंकि वो हमेशा उसको फाड़ देते हैं। ठीक है। और अब मेरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा हुआ। ठीक है। अब मुझे वो जाने वो जो देते, स्टिकर देने वाला होता है ना वो भी इतना बुरा मना रहा होता है कि अब वो दोबारा तंग आ गए। अगर अब आप जा लेने- घर जाता हूँ उन्होंने बगैर स्टिकर के, मेरी कोई तीसरी कहते 3 गाड़ियां बगैर के जाती हैं, मैं बता नहीं सकता, और तीसरी अच्छा, मेरी गाड़ी है जो बगैर उसके जाती, कहते हैं आपने स्टिकर जो है वो फाड़ देना है, तो मुझे अब स्टिकर नहीं मिलता। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो जाए, स्टिकर फट जाए आपका और आपके M-Tech में वो लोड भी है और आपके पैसे भी हैं, तो क्या मेरा सत्यानाश हो गया, मेरे पैसे डूब गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका टैग रिप्लेस हो जाता है, आपका बैलेंस भी उसी टैग में रहता है, आपके M-Tech में बैलेंस अवेलेबल रहता है, आप उसे यूज़ कर सकते तो हैं। उस टैग के पैसे लेंगे आप मुझसे अगर जो दूसरा मांगो? जो रिप्लेसमेंट है वो 200 रुपीज़ चार्जेस हैं। ये देखिए आप मुझसे 200 रुपये ले रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? एक्चुअली फिर ये होता है कि अगर मतलब कि 200 रुपीज़ इज़ नथिंग, ये वन टाइम चार्ज फॉर यू इट इज नथिंग, इट इज बिग अमाउंट फॉर मी। मैं दोस्तों का लोड करा के इतनी लंबी कॉल कर सकता हूँ, 2 घंटे कॉल कर सकता हूँ किसी को। 2 घंटे की कॉल कहाँ से होती है 200 के लोड में? 3 रुपए का 1 आपको मिनट हो पैकेजेस गया। कराने नहीं आते ना, क्योंकि मैं आपकी नहीं शादी होगी है कराती भाई ये जल्दी, packages। आपकी शादी जल्दी होगी है इसलिए। तो फैसल को तो पता होगा इस टाइम पे 200 हुई जो है। जल्दी पैकेज हो जाते हैं। हाँ जी, आपकी भी शादी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फिर आपको पैकेज कैसे पता है? भाभी चेक करें, ये देखिए पैकेजेस का पता है। अच्छा, इसमें बेसिकली जो हमारी M-Tech की चिप है वो मतलब कि हमारे पास बहुत कम केसेस आते हैं रिप्लेसमेंट के। अच्छा, उसमें क्योंकि वो चिप जो है वो इतनी हाई क्वालिटी की है कि वो इसलिए हम अंदर भी लगाते हैं कि मतलब कि वो विंड स्क्रीन के अंदर की साइड पे लगाते हैं, ताकि अगर बारिश है, पानी है, कुछ भी है तो, या फिर आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में है तो कोई शरारत करके उसे फाड़ दे, तो इसलिए ये अंदर ही लगे होते वो हैं। अंदर की तरफ लगा होता है, मैं वही बता रहा हूँ, मेरा तो अंदर वाला ही फाड़ देते हैं वो माशाल्लाह यार से। किससे धुलवा रहे हो आप बताता हूँ गाड़ी?
तो उसमें ये है कि हमारा जो एम टैग है वो बड़ी मुश्किल से उतरता है, बहुत मुश्किल से। मतलब वो अगर आप उतारें तो पील ऑफ नहीं होता आसानी हाँ जी, से, हाँ, एग्जैक्टली, नहीं हो वो सकता, ठीक है। बहुत मुश्किल है। आपकी बात कराते हैं चकवाल वालों से। चकवाल आता है ना लाहौर में रास्ते में? बिल्कुल, आता मतलब है? कि आपकी बात उसका करें interchange- चकवाल वालों से, क्या पता कोई शिकवा उनको आपसे। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा आंटी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जायदा क्या हाल आंटी? चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, एक और सुबह में आपको मोहब्बत भरा मेरा सलाम, और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है जो हमें हर मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात की ताकत देता है। लेकिन सबके लिए दुआएं हैं, आपकी पूरी टीम के लिए दुआएं, इम्तियाज के लिए, स्नैन के लिए, शाहिद के लिए, सब पूरी टीम के लिए दुआएं हैं। और आपकी गेस्ट को भी मेरा बहुत सलाम। हमारी लाइट नहीं है, मैं देख तो नहीं रही, मैं रिपीट में देख लूंगी। तो ये आपको कुछ शादी का कह रहे हैं, तो अगर इनकी शादी हुई है, अलीमा की जल्दी हुई है, मेरा बच्चा आप भी जल्दी कर लो। आंटी अब इसकी जल्दी नहीं है, टैरो वाली ने भी कह दिया साली होनी। अब जो है ना वो मतलब पानी गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, नाक तक पहुंच गया, नाक तक। वो उस दिन आपको टैरो कार्ड वाली आई थी, उन्होंने बताया आपकी इस साल शादी नहीं हुई। मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैं नहीं यकीन करता इन चीजों पे, लेकिन पता है क्या, मैं तो शादी करूंगा इसी साल करूंगा। उन्होंने एक बात कही थी जो आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की। उन्होंने कहा था आपका इसके अंदर रजामंदी होना जरूरी है, आप खुद जब सीरियस होंगे तो आपकी हो जाएगी। तो वैसे मैं सोचूं मैं ऑन एयर शादी करूं, ऐसे क्या ख्याल है? माइयों क्या जिद बांधी हुई है आपने, क्यों नहीं रजामंद हो रहे? हो जाओ रजामंद, जल्दी करो। ओके डन, अब आपने कह दिया, अब हो जाते जल्दी करो कुछ। अच्छा, आपकी अटैचमेंट किससे ज्यादा थी? ननियाल से ज्यादा थी, ददियाल से ज्यादा थी? दोनों से। कोई एक बताए ना। से तो दोनों से ज्यादा। अच्छा, आप हलीमा की तरह डिप्लोमेटिक हैं, ठीक है। मैंने तो बताया ननियाल का झूठा तौबा। अच्छा, वो पहले ये होता था ना, लोग कंबाइन रहते थे तो आपस में प्यार होता था, अब दूर दूर हो गए हैं। केड़ा प्यार, बस कर दो बाजी, मैंने पता है मेरी अम्मी स्टोरियां बताने, पहले कोई प्यार नहीं होता थे, अंदर से काटते थे, दूर से कहते थे नहीं बाजी बहुत सोने लग रहे हो तुसी। पहले तो ये होता था, अब तो लोग ये कि मुंह पे कह देते हैं कि तुसी बिल्कुल सोने नहीं लग रहे हो, तुसी वापस जाओ। ये हाल हो गया है, बस आप जल्दी से कर लो। मुझे पता नहीं आप लोगों का आज टॉपिक क्या है, तो आपके गेस्ट को मेरा बहुत सलाम। मैं रिपीट में देखूंगी मेरा बेटा। कुछ शादी का सोचो, और मैं भी कोई तैयारी करूं, कोई न्यू कपड़े शपड़े बनाऊं, कोई मैं अपने बेटे की शादी। आपने कौन सा रुकना है कपड़ों से? हर वक्त आप नए कपड़े बना रही होती है, मीर साहब को तंग कर गए, वो उसकी शादी पे आप क्यों बंदूक रख रही हैं? अभी भी बेटा हमारी शादियां इतनी हर रोज तैयार होके जाना पड़ता है। आज भी एक वलीमे पे जाना, बस मैं आराम कर रही हूँ। मुझे बुला ही नहीं रहा शादी पे मनहूस, अब तो मुझे कोई शादी पे नहीं बुलाता यार, इतना दिल है मेरा किसी शादी पे जाने का। आप इनको कह रहे थे ना चकवाल वालों से बात करो, तो इनको बताओ चकवाल हमारा बहुत मशहूर है रेवड़ी के उस मामले में। ये मैं बताता हूँ, जब आप लाहौर जब आप मोटरवे से गुजरती है ना, टोल प्लाजा आता है तो एक एम टैग होता है, वो जो एम टैग है ना उसके ये बानी है। ये एम टैग आपको मतलब कुछ करवा सकते हैं, इनका नंबर भी मैं रखूंगा, कभी कोई मसला हो तो भाई साहब लोड तो कराइए मुझे एम टैग पे। हाँ ठीक है, बस हमारी गाड़ी में एम टैग लगा हुआ है, वो तो एम टैग के बगैर हम इंटर ही नहीं होते ना। हमने ऐसे ही अपने कॉलर से दोस्तियां नहीं डाली, इसीलिए डाली हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ख्याल रखिए अपना, सलामत रहे। बहुत थैंक यू सो मच जायदा आंटी फॉर कॉलिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद सवाल शामिल करेंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ से। कॉल चुकी, पीछे से कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक के दौरान ये बात कर रहे थे कि कुछ लोग फिजिकल अपीयरेंस पे बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो तेरी मेहरबानी एक हमारे यार कितने बुरे हो, मैंने तो ये बात नहीं की। इसने कहा है, और जिसका कहा है ना मैं बता दूंगी, बुक्कर से उनका ताल्लुक था और ये हुमायूं के बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं बता देता हूँ, सुफियान की बात कर रहे हैं, मुझे तो पता है, मैं उसको कहता भी था। लेकिन एक्चुअली हम फैसल के बारे में बात कर रहे थे कि माशाल्लाह ही इज वेरी गुड लुकिंग, एंड ही इज तेरी मेहरबानी, दैट्स व्हाट यू वांट टू से। नो हम ये कहते हैं कि पर्सनालिटी जिन लोगों की अच्छी होती है वो फिर जब बात करते हैं अच्छे नहीं लगते, लेकिन माशाल्लाह दोनों चीज़ें अच्छी है। अच्छा, अभी जो इससे सवाल क्या था ना, वो मेरे दिमाग में बात की थी, उससे एक सवाल मेरे दिमाग में आया। बहुत सारे लोग फैसल आपको देख के ये बात कहते हैं कि हमारा मुफ्त में एम टैग लगवा दो,
क्योंकि पाकिस्तानियों की तो ये मेंटेलिटी है ना कि जब उनकी आपसे रिश्तेदारी होती है क्या तो आप वो ऐसा कर चाहते हैं सकते हैं? तो मैं आपसे दोस्ती की पींगे बढ़ाऊं चुम्बर आगे। निकाल लें आपका, और वो चाहते हैं कि यार देखो ना तुम तो अब इतने बड़े वहाँ पे अफसर लगे हुए हो, अच्छा अब तो बड़े हो गए, अब तो बड़े लोग, अब तो हमें लिफ्ट नहीं कराते। जब आप उन्हें अपनी मजबूरियाँ बताते हो कि मैं नहीं करा सकता, पागल तो नहीं हो गए, किसी ने आपसे कभी मांगी है ऐसी? एग्जैक्टली मतलब कि बहुत दफ़ा ऐसे हुए जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, के मतलब के एमी लगवा दो। हाँ जी, कि मुझे एमटेक मतलब वो फॉर लाइफ, फ्री फॉर लाइफ करा दो, ये करते हो, इससे तो बातें भी नहीं आती। मैं कहूँगा एमटेक की जो बात है वो तो चले हम ये कर लेते हैं कि वो 200 रुपीज़ है, मैं पे कर देता हूँ और उनको मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, मतलब कि उनको नहीं। फ्री फॉर लाइफ होता है कोई ऐसा है आप एम्प्लॉयज़ के लिए? नहीं ऐसे नहीं है, मतलब इवन के मेरे लिए भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। मतलब आपको भी कुछ पे करना पड़ता है उसके लिए, शायद थोड़ा कंसेशन हो जाए लेकिन पे तो करते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि इसमें कोई कंसेशन भी नहीं है। बेसिकली ये होता है कि अगर आप वाहिद गेस्ट है जिसके पास माजिद भाई प्रोग्राम के आखिर में नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसी काम के नहीं होते, वरना वो अपनी कमर लेकर आ जाते कि मेरी कमर का इलाज पता है। एमटेक एक वाहिद ऐसी जगह, उस पर अगर एमटेक तो लगा नहीं सकते, कमर का दर्द ठीक हो जाए। तो मेरा ख्याल है ये वाहिद हमारे एक गेस्ट है जिसमें ये आपका गराई, ये माजिद साहब, ये बुराई क्यों की है मैंने तो अच्छी बात की। गाड़ी है आपके पास? ठीक है, माजिद भाई के पास गाड़ी है तो आपने 200 रुपया आज टिला करना है और एमटेक जो है वो लगवा के देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर इज दैट जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 2021 में, मुझे याद है दिसंबर का डेट्स थी, और कहा गया था कि दिसंबर तक सब ने एमटेक लगवाने, कोई भी गाड़ी एमटेक के बगैर नहीं जाएगी। और 1 जनवरी के बाद से एंट्री नहीं देंगे तो क्या अब भी वो रूल लागू है कि नहीं? वो नलिफाई हो गया है कि अब जो है वो सिर्फ बाय चॉइस अगर आप लगवाते हैं तो लगवाएं, वरना तो जरूरी कंपलसरी नहीं है? बिल्कुल, अभी जो लास्ट एनएचए की इंस्ट्रक्शंस थी उसमें ये थी कि पहले NHMP की एनएचए की, हाँ NHA की, हाँ जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हाँ जी, बेसिकली उन्हीं के पास है। तो उनकी इंस्ट्रक्शन ये थी कि 31 दिसंबर तक इसको एमटेक मैंडेटरी कर दें। तो जब हमने किया तो उसमें काफ़ी कस्टमर्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि चूँकि फोग भी है और दूसरा ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि अब रश भी है, जैसे लोग एमटेक लगवा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इस डेट को एक्सटेंड कर किया दें। जाए। तो ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट हमने इसको 15 जैन कर दिया था। अभी स्टिल फिर हमारे पास क्योंकि फोक की वजह से यही सेम रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी हेल्पलाइन पे 1313 पे कि आप इसको एक्सटेंड करवा दें। तो हम एमटेक तो हमारी मतलब कि अभी तो एमटेक की जो रेशियो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो सब एमटेक रजिस्टर करवा रहे हैं। और दूसरा लोगों को पता चल गया कि बेसिकली एमटेक में कोई हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वही चार्जेस हैं जो कि कैश में भी हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसे रास्ते से जाएं, एक एक्सप्रेस लेन से जाएं जिससे हमें ना किसी रश में खड़ा होना पड़े, ना कोई हमारी कोई वहाँ पे कोई पैसों की लेन देन हो कि मतलब इतना चेंज है, इतना नहीं है, ये नोट ठीक नहीं है, तो वो काफ़ी चीज़ें हाँ जी, मतलब कि आप वन गो में जा बड़ी अच्छी की है कि जो प्राइवेट बसेस है उस पे आपने मेरे ख्याल में एमटेक कंपलसरी कर दिए, वो लोग जल्दी से निकल जाते हैं तो रश इतना हमें उधर मिलता नहीं है। लेकिन सिर्फ प्राइवेट बसेस जो रिनाउंड कंपनीज है, अभी भी जो हाईसेस है, जो जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अभी भी उसमें खड़ी होती है। तो व्हाई डोंट यू मेक इट कंपलसरी ओनली फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स के जो ऐसी व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए यूज होती हैं वो कर दे, तो वो लाइंस में बहुत चीजें कमी आ जाएगी, वो जो बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसी वजह से ये डेट एक्सटेंड हुई है क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा रश को एकदम से कैटर नहीं किया गया ना। तो वो यही था कि फिर हमने इसकी डेट को भी 31 जैन कर दिया, 31 जनवरी 2024 तक। अब इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद जो है वो मतलब NHMP अलाउ नहीं करेगी, वो मोटरवे पे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक चीज मैं सॉरी हुमायूं, अगर मैंने अपनी गाड़ी पे एमटैग नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि मैं 2 साल में 3 साल में एक दफ़ा मोटरवे इस्तेमाल करती हूँ, तो बंदा कहते हैं कि यार जब जाएंगे तो फिर देखेंगे, और फिर अचानक खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की वजह से आपको जाना पड़ जाता है मोटरवे पे, तो फिर वो गाड़ियाँ मोटरवे इस्तेमाल नहीं कर सकती जिन्होंने एमटैग नहीं लगवाया हुआ, अगर ये उस डेट तक ना लगवाएं। एम आई राइट? यस, वो उसमें ये कि अभी 31 जनवरी से पहले आपने लगवाना है। हाँ, आपने एमटैग और मतलब कि हमारे मोटरवे के साथ ही हमारे एमटैग रजिस्ट्रेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं, जैसे इस्लामाबाद में है, भेरा में है, काला शाह काकू पे है, शेखुपुरा। मतलब अगर मैं सिर्फ M2 की बात करूँ तो शेखुपुरा, सियाल मोड़,
रावी, तो हमारे इस जगह पे ही तकरीबन 6 लोकेशंस पे हमारे ठीक है। एमटेक सेंटर मौजूद अवेलेबल है, है। आप तो जाके वो आप लगवा जाके सकते हो सिर्फ 5 मिनट्स का प्रोसेस है। और ये जो आप बात कर रही हैं कि मतलब मैं 2 साल में एक दफ़ा ट्रैवल करती हूँ या इस तरह, तो कम्यूटर को ये भी एक इशू या कन्फ्यूजन है कि शायद अगर हम इसमें बैलेंस टॉप अप करवा दें तो ये ना हो कि ये एक्सपायर हो जाए, तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। कोई एक्सपायरी नहीं है। नहीं, वो दैट्स आप वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। हाँ, वो ये होता है कि अगर आज मैंने अपने एमटैग में 5000 का भी लोड कर दिया तो मेरे एमटैग में वो रहेगा। वो पैसे निकलवा सकते हो? मैं कभी मेरे दिल करे मैं कहूँ कि तो पैसे कम है, कहीं पे नहीं निकल नहीं सकते, एक बार गए तो गए। जैसे आपने गाड़ी का अगर टोकन पे करना है, बड़े तेज हैं आप, हाँ ना नहीं करें। हमारे साथ यही है जी, साथ यही कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तो इंक्वायरी है आप पे आई है। नाराजगियाँ कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आज आप पे इंक्वायरी है, आपको बिल्कुल मैंने ठीक नहीं है इन्वेस्टिगेशन हम। डलाई है। असल में आज मेरी तबीयत नासाज थी और आज कराची का मौसम ना, यकीन आपकी करो, तबीयत अभी हम देखें कराची का कैसे ठीक मौसम करते हैं आप हमें आप इतना आज आशिकाना, इतना मरी वाला मौसम इनको हुआ नहीं है कि समझ आ रही। मेरी तबीयत खुश हो रही है। बहुत कम आपको कराची में आज था। इंक्वायरी है आपके ऊपर, आपको पता है अच्छी तरीके से। मैं इंक्वायरी कमीशन के सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे Done. तहफ्फुज़ात हैं अभी कमीशन अभी की अभी आप सुने, बर्दाश्त पर। मैंने आपकी एक कॉल सुनी है जो कि किसी और मॉर्निंग शो पे थी। वही जुमले जो आपने मुझे मारे हुए, वो मैंने वही सुने, वही जुमले जो आप हमें मारते हैं वो आपने वहां पे बोले। और वो कॉल मैंने सुनी और मैं तो अच्छा, मैं ना क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे, जितने भी मॉर्निंग शो होस्ट है हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और क्योंकि अच्छी बात जब हुई भी कि ये मुलाकात होती है, अच्छे जो नोट्स इस्लामाबाद होती के है, जितने भी हाँ, मॉर्निंग हाँ। शोज हैं वो हम सब ने एक साथ करियर शुरू किया था, तो हम सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। कम से कम मेरी उन सबसे दोस्ती है। हलीमा तो शायद यहीं से शुरू किया था, लेकिन मैंने जहाँ से शुरू किया, सब मैं उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहा, मैंने कहा है ये आवाज़ तो मैंने सुनी हुई है। फिर मैंने आवाज़ सुन के देखा, मैंने कहा ये तो अल्फाज ही मैंने सुने हुए हैं सारे, ये वही अल्फाज हैं जो मुझे- ये क्या हो रहा है? ये हलीमा देखें, मैं गुज़िश्ता 13-14 साल से कॉल्स करता हूँ, हर चैनल पे करता हूँ और मेरी हर एक से ऐसी ही सलामी और दोस्ती है। लेकिन आप ये देखेंगे, कभी भी मैंने जितने होस्ट जो मैं इससे कनेक्ट होता हूँ, तो मैं कोई ऐसे बेहंगम तरीके से नहीं इसकी तारीफ करता, कोई ना कोई बात होती है जब भी मैं करता हूँ। और आप देख लीजिए, बड़ी लॉजिकल बात करता हूँ, आपको ये बात पता है। क्या किया तो जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अरे छोड़ दें यार, छोड़ दें हम आपके। नहीं नहीं, आपने जिनको कॉल की, परीक्षा को कॉल आपने की, और परीक्षा इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड। आपको पता है, आप यकीन She is very करें, हैरत अंगेज, सॉरी आपके गेस्ट के साथ के मैं, हमारी लंबी बात हो रही है। मैं देखिए परीक्षा, आप हैरत अंगेज बात देखें, मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन पश्तो में मैं कॉल करता हूँ, मैं रेगुलर कॉल और तमाम बातें उनकी समझ जाता हूँ और वो हैरान होती है कि आप जो है किस तरह हमारी बात समझते हैं। वो और बहुत मेरे- प्यारी मेरे- इंसान है और बहुत आई अच्छा लव show हर। करती शी है, इज हाँ, वन ऑफ द बहुत अच्छा नाइसेस्ट show होस्ट करती वी और- आई नो। अच्छा चलें, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, पहले तो आपके गेस्ट को बहुत सलाम हो। देखें पाकिस्तान वालेकुम अस्सलाम। आप एंटर होता है डिजिटलाइजेशन में, और ये बहुत अच्छी बात है, हम सबको इस पे आना पड़ेगा और आना चाहिए। देखें इसमें सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि जो टाइम पीरियड है ना, क्योंकि हमारा सारा काम एडवोकेशन पे होता है, एकदम से जी सारे लोगों पर लाइसेंस दो, एकदम 4 दिन में लाइसेंस बना दो, ये कर दो, वो कर दो, ये होता नहीं है। तो गिव सम प्रॉपर टाइम और इसकी जो है अवेयरनेस अच्छी तरह लोगों को दी जाए। मेरा सवाल इनसे ये है कि एक तो ये कि अफोर्डेबल ये होना चाहिए ताकि लोग आसानी से को करा सके। दूसरा, एक जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी के हिसाब से मेरा सवाल ये कि एमटेक गाड़ी में जिसमें लग जाता है और वो थ्रू हो जाती है गेटवे से, उसके बाद अगर वो कहीं डिसअपियर हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है, उसके खिलाफ कोई उसको ट्रैक करना चाहे तो आप वो ट्रैक हो सकती है कि वो गाड़ी ट्रैकेबल होती है जिसमें एमटेक लगाओ, ताकि एक और भी सहूलत उसका मिल सकती है। यही मेरा सवाल है बस। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में दोनों के जवाब फैसल ने ऑलमोस्ट दे दिए थे। एक तो पहले वाले का, जो अगर वन नेटवर्क पे आप उनकी ऐप पर है तो ऐप से आप ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी को कि वेयर द गाड़ी इज, और वो उससे पता चल Travel सकता है history मेरे ख्याल आपकी में। सारी, एक हाँ तो जी। ये तरीका, और उन्होंने कहा इज अफोर्डेबल बना दें, वही फैसल वाली बात है। 200 रुपया है यार, 200 रुपये का ये अफोर्डेबल, और तो मेरे ख्याल में इससे कम नहीं कर सकते है ना। मतलब वो वन टाइम है, वो उसके बाद तो ये है कि वो आपका एम टैग जो पैसे आपने बस ट्रैवलिंग करनी है सॉरी, उसी हम में दानिश वही की कॉल है, भी लेंगे ताकि हम बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। जी वालेकुम सलाम। कैसे है दानिश? कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, ठीक। आप दानिश, बताइए। आज ना सुबह जब मैंने बात की थी अपने ननिहाल की ना, मैंने कहा था मेरे जो मामू के बच्चे वो मुझे बहुत सकते, उससे मेरे बड़े कज़न का नाम दानिश है, मुझे लगा उसने कॉल की है कि आपको थैंक यू कहने के लिए। हाँ। जी क्या कहेंगे दानिश भाई? जी मैंने कहना था कि हमारा बेसिकली प्रॉपर्टी का बिजनेस है। अच्छा जी। तो ये जो आपके गेस्ट है, मैं कहना चाह रहा था कि आपका जो है इसको टेम्परेरी ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे ऐसे होते हैं ना मोमन के दोस्त गाड़ी मांग के ले जाते हैं, तो वो हम तो फिर 5 साल
बात किया आपने, यार आई लव द क्वेश्चन। तालिया इस बात पे। ये मेरे बाबा का जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनसे लोग गाड़ी मांग के ले जाते हैं और यार गाड़ी कौन मांगता है यार? डोंट नो, घंटे का कह के जाते हैं, 2-2 घंटे वापस नहीं आते और हमें हमेशा लगता है कि बस हम तो गए। गाड़ी कौन मांगता है? अच्छा फिर दानिश भाई, फिर दानिश भाई। हेलो जी जी बोले बोले, हम सुन रहे हैं आपको। अच्छा गाड़ी मांग के ले गए तो वो ब्लॉक करा दे ताकि वो गाड़ी वहीं पे रुक जाए और वो आगे और ना जा मोटरवे से आगे ना जा सके। नहीं वो मैनुअली पे करें, वो अपने पे करें ना, ये नहीं कि स्मार्ट, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। गुड। दानिश भाई मजा है। मैंने टेम्परेरीली ब्लॉक मैंने कल वर्ड यूज किया ना, जी, 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 टेम्परेरीली जी। ब्लॉक मैं करवा दूं ताकि वो गाड़ी तो चले, इंजन भी मैं चेंज करवा लेता हूँ, टायर भी डलवा लेता हूँ। यार दानिश भाई हमें कॉल किया करें, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा यार है, आप मैं हैरत बड़े हुई है। सखी हैं दानिश भाई, बड़ी अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग ना आपको फिर एक्सप्लॉइट भी करते हैं इस तरह की चीजों की। Well, I like the question. It's a very good. Thank you so very much, दानिश भाई। थैंक यू जी, थैंक यू। सलामत रहे। ये है कि क्या ब्लॉक हुआ जा सकता है ताकि वो मैनुअली पे करे, गाड़ी आपकी अपनी, आपने अगर गाड़ी किराए पे भी दी हुई है, किसी को डूबर चलाने के लिए दी हुई है तो क्या करे, वो हो सकता है ब्लॉक? हाँ, टेम्परेरी ब्लॉक आप 1313 पे कॉल करके उसकी जो वेरिफिकेशन है वो करवा के ब्लॉक करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब 1313 पे आपने कॉल की और उसको बता दिया कि ये मेरी गाड़ी है, उसकी वो कुछ बेसिक जो हमारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड होती है। हाँ वो चेक करते हैं ना, काउंटर चेक करते हैं कि आप असल हो या हाँ एग्जैक्टली। दूसरा वो रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करेंगे, जो उनका नंबर वहाँ पे उस पे रजिस्टर्ड है, उससे कॉल करके वो अपने टैग को टेम्परेरी ब्लॉक करवा सकते हैं कि मेरे टैग को टेम्परेरी ब्लॉक। लेकिन उसमें मसला क्या होता है कि वो डेफिनेटली अगर आप उसे टेम्परेरी ब्लॉक करेंगे ठीक है तो एट द टाइम ऑफ एग्जिट वो उनके पास ब्लॉक शो होगा, जो कि मतलब वहाँ पे 100 क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे कि आपका टैग क्यों ब्लॉक है। टैग ब्लॉक बेसिकली डिफरेंट रीजन की वजह से होता है। अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं थोड़ा सिंपल उसको करती हूँ ताकि वो दानिश भाई का भी मसला हल हो जाए कि जैसे दानिश भाई ने अब किसी को गाड़ी दे दी, आपको मुंह पे आके मांग ले कि तेरे पास 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो एक मुझे दे दे, तो आप मना तो नहीं कर सकते ना। ठीक है आपने दे दी, अब आपने कॉल करके ब्लॉक भी कर दिया, अब आप उसको उस बंदे को ये कह दो कि मेरे एम टैग में पैसे ख़त्म हुए हुए तो तुम मैनुअल से चले जाना, वरना गाड़ी जो है ना वो रोक लेंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे, तुम्हें ही मसला होगा। इस तरह से किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ताकि आप उसे ब्रीफ कर दो कि भाई हाँ, अगर सवाल जवाब ब्लॉक करा दिया और वो एम टैग के पास से जा रहा है, कहता हूँ कितना कोई डैश बंदा है कि ब्लॉक करा दिया। नहीं आप उसको बोल दो ना कि सवाल जवाब तुमसे ही होंगे फिर। एग्जैक्टली ये मतलब ये थोड़ा सा उनको इशू आएगा, अदरवाइज सिर्फ ये है कि वो इतना बैलेंस रखे जितना उन्होंने ट्रैवल करना है। हाँ। मतलब कोई ऐसे नहीं है कि अगर वो उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करना है और अगर उसके 1100 रुपीज़ है तो वो 5000 रिचार्ज कर दें तो फिर उसमें बैलेंस पड़ा रहे। अब वो मतलब कि कम्यूटर पे डिपेंड करता है कि उनकी गाड़ी कितनी फ्रीक्वेंटली वो किसी को देते हैं या वो खुद यूज़ करते हैं, मतलब कि अब ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है फैसल, जल्दी से बताइएगा क्या एक एम टैग अगर वहाँ पर है, मैंने गाड़ी बेच दी है तो उस पर लोड भी है तो दूसरे पे शिफ्ट हो सकता है एम टैग? नहीं, एम टैग का जो बैलेंस है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। नहीं, अगर वो स्टिकर ही में उतार के दूसरी पे नहीं लगता ना वो, तो फिर उतर जाए तो वो तो दूसरा ये है कि वो तो फिर मतलब आप उस गाड़ी का जो एम टैग यूज कर रहे हैं दूसरी गाड़ी पे तो नहीं हो सकते। वो आप जब गाड़ी बेचेंगे उससे कहेंगे एम टैग के पैसे भी दे दो मुझे, 200 रुपया प्लस द गाड़ी की कीमत। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच फैसल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपका भी नंबर लेता हूँ, आपने हम सबको एम टैग एक लगवा के देना है, 200 रुपया अपनी जेब से दे के। आपका बहुत शुक्रिया, जोक सपाट, आपसे बात मजा भी बहुत आया। अल्लाह ताला आपको और सलामत रखे और अल्लाह ताला इस जो इनोवेशन है पाकिस्तान की चीज़ों में और बेहतरी आती जाए। आपसे लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहे एक और सब। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह कैदी नंबर 302 के साथ ये भी साथ मौजूद और मैं भी हूँ। और लेडीज जेंटलमैन आज हम जिनसे अब तुमने मुझे ये कहा था। नहीं अब नहीं कहूँगा, इसके बाद नहीं कहूँगा, ठीक वादा डन। ओके तो लेडीज जेंटलमैन आज चूँकि आप देख रहे हैं सर्दी है और सर्दी में ये आवाज़ें अगर आप ऑफिस में भी है तो आपको ये आवाज़ें आ रही होती हैं, आप घर में आपको ये आवाज़ें आ रही होती हैं। अच्छा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना तब इस तरह की आवाज़ें, क्योंकि बिल्कुल खामोशी होती है। अच्छा आपको वहाँ पे आती है और आपको अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको आवाज़ आ रही होती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ
आई एम सो सॉरी टू से दैट कि हमें जो मॉरल एथिक्स है ना, एक मॉरल साइंस होती है जो मैंने कॉन्वेंट में पढ़ी थी, सही बात है, वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैं है। खांसूंगा आपके बिल्कुल मुंह के सामने ताकि आप भी इस्तेफादा हो सके इससे, आप भी बीमार हो सके और हम लोग एक ही चीखने साथ पे में हमें खड़े हो ये तो जाएं। पता होता है कि हमने थोड़ा मुंह साइड पे करके ठीक है। चीखना है, लेकिन उसके नहीं आगे हाथ जानी, रखनी बिल्कुल, है, ये- उसके आगे हाथ रखना है या कोनी रखनी है, ये हमें नहीं पता होता। आपने जब आप चीखना थोड़ा भी सा है तो साइड आप एक पे कर- रुमाल अपने पास रखा करो, मैं मतलब लोग बता कैसे रही चीखते ना, अच्छे। हाँ लोग यूं और उस बंदे के जो यहाँ पे हाथ होंगे ना, जो वो उसमें खड़ा हुआ होगा सफ में, उस हाथ के यहाँ पे सारा ठीक है, नजला आएगा। तो आपने नहीं करना प्लीज। थोड़े से ये तो मैं आपको बता दूं, दिस कोनी इज बेटर। आप इससे इससे इस तरह खास अगर आपको आ रही है एंड आ रही है, या दिस इज खांसी आ वेरी रही है। इंपॉर्टेंट। एंड साथ में यूजुअली मैंने कुछ शॉप से भी देखा कि लोगों ने लिखा होता है कि बराए मेहरबानी अगर आपको जुकाम है तो हाथ ना मिलाएं, ठीक है। तो आप लोगों से हाथ, अगर आपको फ्लू है खुद एहतियात कर लें, आप लोगों से गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी में इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और इम्यूनिटी कम क्यों हो जाती है? कुछ लोगों को सर्दी ज़रूरत से ज़्यादा लगती है, लोग कहते हैं मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। जुकाम और कोल्ड में क्या फ़र्क है? डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे पाकिस्तान में जो ब्लड प्रेशर इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और डायबिटिक लोग बहुत और ज़्यादा सारी चीज एग्रीवेट हो जाती है तो इसी सर्दियों में। हवाले से आज कंप्लीटली बात करेंगे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर आसिफ तौसीफ, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल आपके? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो नहीं आपको आज जल्दी सुबह सुबह उठा दिया, आप उठते ही सुबह जल्दी है बहुत। इतनी जल्दी तो उठा भी नहीं हूँ। जल्दी उठना तो वो है ना, वैसे भी कि अल्लाह का शुक्र है फजर को उठता हूँ। आप फजर में उठ फजर जाते हैं, को और उठ जाते रात को हैं, शुक्र सोते है कितने बजे? रात को सोते आप कहाँ सोने देते हैं? रात को 12 बजे तक तो टीवी चलता है। आप कौन सा हमें ही देख रहे होते हैं, ये तो नहीं होता ना। आप तो तेरी क्या क्या देखते हो? डॉक्टर साहब, हुमायूं ने जिस तरह शुरू में भी बात की कि सबसे पहले तो लोगों को कोल्ड और फ्लू का फ़र्क ही नहीं पता, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये फ़र्क है क्या, और इम्यूनिटी जो है जिसकी हम बहुत बात करते हैं कि सर्दियों में ये बहुत कम हो जाती है, उसकी बेसिक रीज़न क्या है? देखिए, फ्लू जो है ना, बेसिकली ये इन्फ्लुएंज़ा को कहते हैं। जी, जी। इन्फ्लुएंज़ा एक स्पेसिफिक बीमारी है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो वैक्सीन भी होती है, और जिसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें निमोनिया भी हो जाता है, इसमें डेथ्स भी हो जाती हैं। आपको पता है कि दुनिया में इन्फ्लुएंज़ा से कई दफ़ा इसके जो एपिसोड्स हुए हैं बड़े सीवियर हुए हैं, और बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। तो ये वो इन्फ्लुएंज़ा है। और जो कॉमन कोल्ड होता है ये वायरसेस की, ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है बड़ा इनोसेंट सा होता है, मतलब ये कि मासूम मेरी तरह। जी जी बिल्कुल, मासूम। मेरी तरह भी। तो इससे ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोग जो बहुत कमज़ोर होते हैं या ओल्ड एज में होते हैं, उनको ये होता है कि जब भी उनको फ्लू वगैरह, वो उनको जो है कॉमन कोल्ड होता है, तो वो उनके चेस्ट में चला जाता है, और उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं बाद में। वो आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से होते हैं। वो जो दादी कहा करती थी कि नज़ला फेफड़ों पे गिर रहा है, जी। कहते थे जुकाम, ये वो वाली बात कर रहे हैं। हाँ, फेफड़ों पे गिर रहा है, वो पोस्ट नेजल ड्रिप को कहती थी। पोस्ट नेजल ड्रिप ये होती है कि जब आपकी साइनसेस वगैरह इन्फ्लेम्ड हो, तो आपके गले से रेशा जो है आपके गले में गिरता है, अंदर जा गले रहा में होता है, गिरता है। आपको फील होता है। दैट इज कॉल्ड पोस्ट नेजल ड्रिप, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये आपको इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जो नज़ला ज़ुकाम होता है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर हम इसको टर्मिनोलॉजी में यूज़ करें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। वो जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में चले, तब जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादातर आपके गले को कर रहा होता है। गला जो है ना, ये चौक है। ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि राइट लेफ्ट पे चला गया तो ये ईयर का प्रॉब्लम हो जाएगा, ईयर में इन्फेक्शन चला जाएगा, ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा। अगर ये ऊपर चला गया है तो राइनाइटिस हो जाएगा, साइनोसाइटिस हो जाएगा। जब ये नीचे चला गया है मैं तो खौफ आ रहा है मुझे, आप तो बताइए। लैरिंजाइटिस, अगर ये नीचे चला जाएगा तो लैरिंजाइटिस हो जाएगा, आपकी आवाज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये चौक है, यहाँ से इन्फेक्शन जिस तरफ जाएगा एक नई एंटिटी डेवलप। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में ना चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा देखने में आती है, और फिर इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता कि वो इस नहज पे क्यों चल जाते हैं कि उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या सबसे पहले ही उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन होता है। एक तो ये आपने क्लियर करना है, और दूसरा ये कि एक दफ़ा जिस बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए वो बहुत अरसे तक रहता है, उसमें से एक सांस की, एक हवा की खड़खड़ की आवाज़ आती रहती है। तो इसकी क्या वजह है, बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, और ये होता क्यों है, बच्चों को ज़्यादा क्यों होता है? देखिए, बच्चों को ज़्यादा होने की बहुत सारी वजूहत हैं।
एक तो बच्चों का जो है ना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया। देखें जिसका भी ना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जी। आप देखें उनकी जो कोर ऑफ द बॉडी है ना वो बहुत एक्सपोज्ड होती है। अब एक बच्चा जो होता है वो इतना सा होता है, उसकी ये होती है ना कोर। आप अपनी कोर देखें, आपकी कोर इतनी बड़ी है। जब सर्दी आपकी बोन्स तक पहुंच जाती है तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है और वो आपको बहुत नुकसानदेह होती है आपके लिए। फिर ये है कि हमारे यहाँ बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो बहुत इम्प्रॉपर होते हैं। आप देखें जैसे वो हम लोग ज़्यादातर बाज़ार के कपड़े लेते हैं, अब वो ज़माना तो गया कि खुद बुनना, दादियाँ बुन रही हैं। अब तो दादी कहती है उत्थे सट्टो इन्हों, मेरे को टाइम नहीं, मोबाइल देख रही वो जो है ना वो कपड़े की बचत करते हैं, तो वो कपड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप देखें कि जब भी बच्चों को ऐसे करके उठाओ तो उसका पेट खुल जाता है, नंगा हो रहा होता है। अगर आप बताएं कि एक बच्चा है जिसको सर्दी से एक्सपोजर भी ज़्यादा है, जिसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और उसका जब उठाते हैं तो उसका पेट खुल जाता है, तो ये एक इससे उसको बार बार ठंड लगती है। जब वो बार बार ठंड लगती है तो उसको यकीनन उसको इन्फेक्शन जल्दी होगा। अदरवाइज तो देखें ना बच्चा जो है वो तो 0 मीटर होता है, उसके अंदर तो कोई कोमॉर्बिड्स नहीं होते, उसको तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर तो सारी चीज़ें नई लगी हुई हैं बिल्कुल, उसको तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी इम्यूनिटी यकीनन बहुत अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं कि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वो हम उसको फिर ये कि हमारे यहाँ आदत है कि हमारे उसको पाउडर डालते हैं। पाउडर डालने से पाउडर जो है सांस में जाता है और उससे निमोनिया तक हो जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं पाउडर डालने से। पाउडर डालने से मुझे इसीलिए निमोनिया हो जाता था। अम्मा आपने मुझे बड़ा पाउडर डाला है। फिर ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों की ना कपड़ों से बड़ा रिलेटेड है, जी बड़े गलत होते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को ना वो अंदर स्वेटर पहना देते हैं। डॉक्टर साहब हमें कॉल अड्डे से कॉल आई है, काफी ज्यादा देर से अड्डे से कॉल आई है, फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम कशफ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं टिप टॉप मजे में, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह कशफ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं आज आपकी जो उम्र थी ना वो आज हलीमा ने पकड़ लिया, आप उम्र चोर बन रहे थे ना, हलीमा ने रात पास काट दिया। नहीं मैंने बता दिया, मैं 25 साल का हूँ, मैंने 25 साल का हूँ, तो मैंने आज 25 साल का कम अज कम ये 2002 में अगर कोई 8-10 साल का हो रहा तो फिर इसको ये मेमोरीज याद रह सकती है कि टीवी पे क्या क्या आता था और केबल का। नहीं यार, मैं छोटा था, गोद में लेके जाती थी मामी मुझे। अच्छा, हाँ गोद में लेके जाती थी, लेकिन केबल याद है और ये भी याद है कि उसको कौन कौन से बाबा हुआ और बेबी लगा। वो सारी बातें याद है भाई। हाँ। यार मुझे तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, मेरे दोस्त ही अपने दुश्मन है। बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का, डॉक्टर साहब भी बड़ी मुफीद गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब ये प्रोफेशन मुझे बड़ा पसंद है डॉक्टर्स का, अल्लाह ताला ने आपको मसीहा बनाया है, लेकिन सॉरी टू से कुछ डॉक्टरों ने मुझे बड़ा तंग किया आजकल। मैंने ना एक नज्म लिखी है डॉक्टर्स के खिलाफ, अगर जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूँ। ये नज्म कोई खासी होगी नहीं, अगर मामू ने लिखी है आपने लिखी है? मैंने खुद लिखी है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा डर ले है इस तरह की, आपकी इजाजत है? पहले मैं माफी मांग लेती हूँ, पहले मैं माजरत कर लेती हूँ। चले जी शुरू करें। वैसे आपको कैसे पता डॉक्टर आना आज? मुझे पता था, तैयार लेके बैठी हुई हैं हम। चले जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर ते डाकू च कोई फर्क एडा खास नहीं, डॉक्टर ते डाकू च कोई फर्क एडा खास नहीं, दोवां दियां तबीयतां च जरा एहसास नहीं। कौन से डॉक्टर के पास जा रही हैं आप? वो जिन्होंने मुझे तंग किया ना उनके लिए आप इससे बरी जिम्मा है। दिस इज बैड डॉक्टर्स, बैड। ये सबके लिए नहीं है, ये बैड डॉक्टर्स के लिए। वो डॉक्टर और ये मजाक में, और याद रखिए तंजो मजाक में कहा जाती है बातें ताकि तब्दीली और अच्छी चीजें आ सके। तो सुनाइए। जी 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 डाकू कहंदा लोकां नू कटो जो कमाया है, डाकू कहंदा लोकां नू भी कटो जो कमाया है, डॉक्टर कहंदा पैसे रखो एक्सरे कराया है। बच जाइए दोवां को, मैनू ते आस नहीं, डॉक्टर ते डाकू च कोई फर्क एडा खास नहीं। डाल अलिफ सांझे ने ते काफ भी है रलदा, डाल अलिफ काफ और वाओ डाकू, डाल अलिफ काफ और टेरे डॉक्टर। डाल अलिफ सांझे ने ते काफ भी है रलदा, टेरे ते वाओ दा झगड़ा जे चलदा। गल भी मामूली है ते झगड़ा भी खास नहीं, डॉक्टर ते डाकू च कोई फर्क एडा खास नहीं। मेक श्योर कर लो तुसी मेरी गल बात नू, मेक श्योर कर लो तुसी मेरी गल बात नू, दोवां दी ड्यूटी हुंदी ज्यादातर रात नू। मेक श्योर कर लो तुसी मेरी गल बात नू, दोवां दी ड्यूटी हुंदी ज्यादातर रात नू, ते काम में खामोशी दा कोई गुल गुबाड़ा नहीं।
ਕੰਮ में खामोशी दा कोई गुल गुबाड़ा नहीं, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। वाह ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜਕਾਣਾ ਤੇ ਗਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਡਾਕੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਐਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। वाह डाकू हाथ पर पिस्तौल है तो डॉक्टर को डिग्री, डाकू हाथ पर पिस्तौल है तो डॉक्टर को डिग्री, दोवां दी तबीयत है मोर ओवर बिगड़ी, पिस्तौल वर्गी डिग्री यारो सानू रास नहीं, डॉक्टर ते डाकू च कोई फर्क एडा खास नहीं। थैंक यू। क्या बात है, बहुत thank अच्छी you, अनवर आपने- मसूद की लग रही है मुझे हाँ ये जो अंदाज है नहीं अनवर मसूद अनवर मसूद की लग रही है, जो स्टाइल है वो तो अनवर यार मसूद आपके का लिए है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो कुछ Compliment नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। नहीं ये नहीं, मुझे कश्यप- पूछे इनसे कि इन्हीं की है नहीं, कि नहीं, अनवर कश्यप मसूद बहुत की अच्छा चोरी लिखती की ये है। अच्छा लिखते हैं, माशाल्लाह, ये बहुत अनवर अच्छा मसूद की है या आपकी अपनी है कश्यप? डॉक्टर साहब मेरी दादी है कि मैं बड़ी मेहनत से लिखी है और ऑब्जर्वेशन पूरी करके लिखी है। बस देख ले आपको इतना लेकिन इतना आपको अच्छा ये लिखा देखिए है कॉम्प्लीमेंट माशाल्लाह। नहीं, बहुत really, बड़ा मिला है कि जो वो स्टाइल बहुत है ना बड़े वो जो बिल्कुल हैं, अनवर हाँ, मसूद का है। बिल्कुल लिखा अनवर है। मसूद वाला वो Thank बहुत you, बल्कि बेहतरीन, Thank बहुत you, बेहतरीन। जी, उनकी thank you। ज़मीन में लिखी गई है, मुझे कुछ याद पड़ रहा है कोई इस तरह की उनकी कुछ लिखी हुई है। हो सकता है इससे कुछ रिलेटेबल नहीं, नहीं, उनकी भी हो। ज़मीन होती है ना। हाँ, शायरी में ज़मीन होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब वो काफी अंदाजो बयां भी उससे जैसा है, बिल्कुल। और बिल्कुल अंदाजो हो बयां भी सकता है वैसा है और वो उनसे, लहजा भी हाँ, वही है, हाँ। मुझे लहजा भी लगता वही है। है। बहुत बहुत शुक्रिया। Picture थैंक भी यू, वही है। थैंक यू। ऐसे प्यारे कॉलेज आते हैं तुम्हारे शो में चांद लगा देते हैं। वो लोग अक्सर ये करते हैं, जैसे ही आपने स्टीम ली तो आपकी अम्मी आपको एक जिन बना के आपको क्या कहते हैं, अब फौत हो जाओ बेड पे, आपको निकलना नहीं, ठंड लगी तो दोबारा हो जाएगा। इज दैट ट्रू कि This आपको is फौरन true. कवर करना चाहिए ताकि वो दोबारा दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ना वो तमाम एलर्जीज के लिए, इन चीज़ों के लिए बुरा होता है। ठीक है, सडन हम चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना ठीक है, चाहिए। डॉक्टर साहब, हम जब कॉलर भी आप लेते स्टीम लें और आपको पसीना आया हो तो आप वही कपड़ा लपेट के थोड़ी देर थोड़ी उसी देर टेम्परेचर में रहें। आराम ठीक है, तंजीला है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तंजीला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मय्यम भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक तंजीला, अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीला जी आप ठीक हो? तंजीला जी आप ठीक हो? कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक हो मेरी जान, आप लोग ठीक हो? घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है। गुड, दैट्स गुड। क्या पूछोगे? मय्यम भाई आप बहुत अच्छे हैं। आप कह रहे थे ना मुझे लोग पसंद नहीं करते, आप बहुत अच्छे हैं। आप तो प्रोग्राम की शान है। आप ऐसा क्यों बोल कौन रहे है थे? ये जो बहुत माइयों बहुत को शुक्रिया। पसंद नहीं करता? मैं तो भाई मजाक बताओ। में तंग कर रहा था हलीमा को, बट आप सब प्यार करते हैं। मय्यम भाई तो बहुत अच्छे हैं, बल्कि प्रोग्राम की शान है। आप तो आपको बहुत भी अच्छे खुशी हैं। आप कैसे? मुझे ये बताएं कि आप एक्टर्स को क्यों नहीं बुलाते? एक्टर्स को वो आते ही नहीं। वो एक्टर्स को जितने बुलाया करें पैसे ना। मांग लेते हैं ना वो हुमायूं का नहीं, मैं आपको गुर्दा बताऊं बेचना क्यों नहीं पड़ेगा। बुलाते। बस दो हम के बाद बुलाते फिर खत्म हो हैं, जाए। आपने याद है हमने बहुत सारे एक्टर्स को यहाँ पे बुलाया भी है, हलीमा ने उनके इंटरव्यूज किए, हमने भी किए, पर हम ज्यादातर उन लोगों को बुलाते हैं जहाँ से जिनसे आपको फायदा हो सके। एक्टर्स तो आप टेलीविजन पे देखते रहते हैं, मैं और हलीमा भी एक्टिंग करते रहते हैं पूरा ये दिन। बात भी ठीक है, लेकिन एक्टर्स को भी बुलाया करें ना। अच्छा किसको बुलाएं? आप जरा फरमाइश करें, किसको बुलाएं? हुमायूं सईद को बुला लें। आप हुमायूं ज़ेब से गुजारा करें, सईद बहुत महंगा है। सईद बहुत महंगा है, हुमायूं ज़ेब से ही गुजारा करें। ठीक है, अभी तो खुद ही क्या हुमायूं आपसे प्यार है तो ज़ेब से ही गुजारा कर लें। नहीं ठीक? जी आप अच्छा आप मुझे ये बात बताएं कि आप किसकी तरफ हैं, नून लीग की तरफ या पीटीआई की तरफ हैं? बड़ा अच्छा गैर सवाल आपने सियासी पूछा है। शो है, ये गैर मैं सियासी मैं शो बता है देता और हम इस तरह इसमें की क्या बात बात नहीं है, करते। मैं अपने अम्मा अब्बा की तरफ बताएं ना। हूँ, मैं किसी अम्मी अब्बा की तरफ, अम्मी अब्बू की तरफ। और ये बड़े जाती सवाल है यार, ये अगर बता दिया तो फिर तो ये आपने भी कभी किसी को नहीं बताना। ये पता है किसी को नहीं बताना चाहिए। सीक्रेट बैलेटिंग हाँ। इसीलिए होती है कि आपने किसी को नहीं ना बताना कि आप किसी की किसी उम्र तरफ पूछे हो। कभी जिंदगी में, ना किसी से पूछे आप शादीशुदा हैं कि नहीं शादीशुदा, क्योंकि ये सवाल बड़े जाती होते हैं। ना कभी किसी से पूछे कि आपका किस सियासी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन आपने सवाल मैं कौन अच्छा। सा ये कह रही हूँ कि आप इस पे मोहर लगा दें। मैं तो बस यही पूछ रही हूँ ना कि किसकी तरफ हैं आप? चले मैं आपको ये बताता हूँ, मैं उसकी तरफ हूँ जो सच्चा है। ख्याल रखिए अपना, सलामत बहुत शुक्रिया, thank you। मैं अब सियासत में जा सकता अपनी हूँ अपनी तरफ से ना फिल इन द ब्लैंक आप कर ले। नादिया है जी सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सुबह गुड मॉर्निंग। खुद चाय के साथ तुम खाती रही हो चीजें, मेरे लिए नहीं भिजवाई, मुझे खाली पीनी पड़ी है। हाली पी रही मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो। अच्छा हाँ, क्या कीमत शाम करनी है आपने? जो तुम भिजवा दोगी वो मुझे पसंद आ जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगी कल। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रही हैं। थैंक यू। मुझे मेरे लिए आप का है पानी चाय पी है, वली भाई पहले पी रहे थे चाय। मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी पीता हूँ। या ये ना बहुत गर्म पीता है, मैं थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूँ। अच्छा ठीक है। और घर में सब ठीक है आप लोग? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आपको कोई जुकाम शुकाम होता है, सर्दी लगती है नादिया मुझे कभी? नहीं लगती, मुझे नहीं लगती। क्यों?
नहीं मुझे नहीं लगती, मैं काम ही ना करती, इसलिए मुझे सर्दी कैसे लगनी है। वो काम ही नहीं करती इसलिए सर्दी कैसे लगती है। हाँ मेरी बात जी, मेरी बात सुन। मुझे इंतजार करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे इंतजार करना बिल्कुल इंतजार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुन लो तुम, सुबह बात कर रहे थे ना, सुबह बात कर रहे थे, फिर अच्छी बात बताए। हाँ, और सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात है कि इंतजार करना बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। अच्छा ठीक है, हमने ये तो नहीं पूछा था आज बताने दो ना उसको। अच्छा तो दूसरी बात ये कि मुझे खाना वो पसंद है जो देखने में भी अच्छा हो और खाने में भी अच्छा हो। खाना देखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा हो। डॉग साहब ने जैसी शक्लें बनाई है ना ये सुन के। आज ना मुस्कान आपी, आज ना मेरे ना भतीजे की माशाल्लाह साल की है, मैंने उसको विश करना था। वो सारी दुनिया से मुझे जीव है। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? नाम है भतीजे का? भांजा। हादी माशाल्लाह। आज ना वो 10 अब्दुल हादी 10 साल का हुआ। आपने अच्छे तरीके से उसको विश करना है। अच्छा तरीका क्या होता है? थोड़ा नच के दिखाया। हाँ ऐसे कर ले, मेरी विश के लिए ऐसे नहीं कर सकते। Happy birthday to you. ये किसी और Happy birthday to you. Happy birthday dear अब्दुल हादी। Happy birthday to you. तुम्हारी बात तो सुनी मैंने। वो कहता मुझे एक दुआ है नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए? हाँ आवाज नहीं आ रही। दुआ है, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। दो ना नादिया, क्यों नहीं दे रही हो गिफ्ट? दो उसको गिफ्ट, बच्चों को देना चाहिए। मुस्कान आप मैं दुआएं देती हूँ। ये देखो कितनी चालाक है, खुद नहीं दे रही है। सबसे 5-5 हजार के नोट ऐंठती रहती है और उसको सिर्फ बच्चे को दुआएं दे रही है गिफ्ट में। ये देख लो नादिया, तुम्हारा अपना कौन है? सिर्फ मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लीमा की रो आगे डिप्लोमेसी। बड़ी कंजूस हो नादिया तुम। वाले भाई की तरह। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा नादिया वैसे, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एंटीबायोटिक्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का बेहतरीन मशगला है एंटीबायोटिक्स खाना, वो भी किसी की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। तो उसके हवाले से जरूर बात करेंगे, कहीं बच जाएगा हमारे साथ। देखते रहिए कौन सा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम बड़े मजे की बात करते हैं। बता रहे थे कि स्टूडियो हमारा बड़ा ठंडा होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारी लाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पे और जो है वो इन्वर्टर्स नहीं चला सकते, बिकॉज फिर तो तबाह बर्बाद हो जाए। धमाका सा कौन मेरा लीमा, वो काला से कार्टूनों में नहीं होते बाल ऐसे खड़े हुए हो। तो हमने ये सोचा है कि हम अगली बार रजाइयाँ ले आएंगे, तो रजाइयों से ऐसे मुंह निकाल के आपसे बातें किया करेंगे। क्या हाल चाल है? अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक का तो मैंने सवाल करना ही था, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कर लेती हूँ। वो ये है कि बाज़ औक़ात डॉक्टर इतने सड़ियल होते हैं कि आप उनके पास जाते हो और आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है उनको देख के, उनकी बातें सुन के। सीधे होकर बैठ जाए, ज़ोर ज़ोर से सांस लें, ठीक है कुछ भी नहीं है, ये दवाइयाँ खा लें, चले जाएँ यहाँ से। तो ये डॉक्टर्स ऐसा तुम कहाँ जाती रही हो यार? मैं बता दूँगा। अच्छा नहीं, चलो बात ये कि हमारे ना सिर्फ डॉक्टर ख़राब नहीं है, हमारे तमाम प्रोफेशंस का यही हाल है। हाँ देखिए ना, कहीं भी आपको हाँ कहीं नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं, वैसे भी ना तमाम प्रोफेशनल्स का तमाम, आप देखें ना करप्शन कितनी है, ठीक है, कोई भी अपने प्रोफेशन से सिंसियर नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम लोग हैं जो सिंसियर हैं अपने। और फिर ये कि इखलाक हमारा, ये सारी चीज़ें। और फिर ये होता है कि हमारे एज के जो डॉक्टर्स, हमारी एज में जो डॉक्टर्स बनते थे, अभी जो है ना प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जी जी, आपके पास चॉइसेस हैं। जिस हम डॉक्टर बने थे ना, उस वक्त कोई चॉइस नहीं होती थी। बिल्कुल 3 प्रोफेशन थे। अम्मी अबू भी चॉइस नहीं देते थे। हाँ। नहीं, उसमें यही होता था कि जी अगर आप जो है वो अच्छे हो पढ़ाई में, तो या आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। हाँ, या बहुत कर लो तो लॉयर बन जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, या जो कुछ नहीं कर सकता था वो टीचर बन जाता था। आई एम सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली जो हमने सही बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत से लोग वो आ गए जो बनना नहीं चाहते थे डॉक्टर, जिनकी तबीयत डॉक्टर वाली नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर की तबीयत जो है, कहते सब है कि हम जी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। फिर ये है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर बनते हैं ना, उनके अंदर देखिए, डॉक्टर भी फिजिशियंस भी होते हैं, सर्जन्स भी होते हैं, एनेस्थेटिस्ट भी होते हैं।
अब जो सर्जन होता है ना, उसका पेशेंट से जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत कम बहुत होता कम होता है, बहुत कम होता है। कथा कलामी की माफी डॉक्टर आज तक कभी आप राजनपुर गए? नहीं नहीं। अभी हमारे पास राजनपुर से कॉलर आई है, तो साथ में उनको भी लेते हैं जी, ताकि जी, वो ले कोई इनको इंतजार अच्छा नहीं लगता। तो फिर आपकी गुफ्तगू सुनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, राजनपुर से हमारी प्यारी सी बहन कॉल कर रही है, क्या हाल चाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम सर। आप दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। मैंने आप दोनों का शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम ये मिसेज नसीम। मेरा नाम ऐसी। हाँ जी, मैं इधर अपने घर आई हुई थी, तो मैंने आप लोगों का शो देखा, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। मैंने तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए मैं मुसलसल आप लोगों का प्रोग्राम देख रही हूँ, तो ना आज मैंने मौका मिला है, मैंने कहा मैं भी डॉक्टर साहब से अपने बेटे के बारे में बात जरूर पूछे। तो वो 3 मंथ का है, अभी 4 मंथ शुरू हुआ है, इसका स्टार्ट हो गया, तो ना उसका पेट खराब रहता है, तो उसे डब्बे का दूध कहा है कि आप लोग यूज किया करें, वो मोशन लग जाते हैं जब भी डब्बे का दूध पिलाती है, मोशन लग जाते हैं उसको। ठीक है। हाँ जी। और दूसरा मेरा प्लीज ये वाला कि मुझे डस्ट एलर्जी है, खास तौर पे जब गंदम का आटा या फिर रोटी वगैरह और आटा गूंदते हुए एलर्जी हो जाती है, जैसे जब ठंड सर्दी ज्यादा है और जैसे धुंध की हवा जो होती है वो नाक में जाए, ये खत्म नहीं हो रहा, मुझे तकरीबन 4 से 5 साल अभी इसके हवाले से भी हम डिटेल सवाल भी पूछेंगे, एलर्जीज के हवाले से भी, लेकिन आपने पूछते, अगर आपने दूध के हवाले से कोई सवाल पूछना है। मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, इनके बच्चे का मसला ये है कि उसको बार बार लूज मोशन लग जाते हैं। हाँ जी। जिसके उम्र जो मैं ख्याल 2 महीने है, 3 महीने उन्होंने कहा, अभी चौथा बिल्कुल कह रही है, आप समझे शुरू। 3 मंथ्स एज है, तो 3 मंथ्स का जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क के ऊपर है। देखिए बात ये होती है कि मिल्क को, एक तो पहली बात ये है कि सही तरह बनाएं। अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि बॉटल फीडिंग ना हो, ठीक है ना। सबसे अच्छा जो दूध है वो माँ का दूध है, और सबसे सेफ है और सबसे इकोनॉमिकल है जी, ठीक है ना। जो डब्बे के दूध हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैसल करनी पड़ती है, आपको बनाना पड़ता है, और बनाने में गलती हो जाती है, फिर उनमें कंटामिनेशन हो जाती है। बोतलें अगर आप बोतल से दे रहे हो तो बोतल के भी आपको पता होना चाहिए कि बोतल में, फिर ये कि सही पता होना चाहिए कि कितने आउंस हो, तो कैसे फ्लैट करके साहब आपने बोतल की बात की, क्या प्लास्टिक की बोतल से भी इशू होते हैं? हम इसके बारे से पूछेंगे, खुरम की कॉल लेते हैं। प्लास्टिक की बोतल पे मैंने सुना है कि लॉट्स ऑफ कंटामिनेशन देयर। जी वालेकुम अस्सलाम। मूसा के बाबा कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। अली बाबा जी आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मूसा कैसा है? मूसा अब्दुल्ला बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आपको बड़ा मिस करता है वो। अच्छा, हम भी बताया आपको, मूसा ने बताया आपको किसको ज्यादा मिस करता है, मुझे हलीमा को? काफी दफा आपके जैसा फेस बना लेता है मायूं भाई, जब मैं उसके बाद जाता हूँ तो मुझे फील होता है आपको मिस कर रहा है वो, यानी प्यारा फेस बनाता है। सदके सुनाए, क्या कहेंगे भाई? डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछ रहा था अपने बेबी के वाले से ही, वो ना उसकी जो एक आंख है ना उसके अंदर से पानी नहीं रुक रहा ना। ओह अच्छा। पानी निकलता है, तो मैंने जैसे हमने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात की, वो कहता था कि यार इस एज में होता है, 3-4 माह में ठीक हो जाएगा, यानी कि एक आंख से सही है, एक आंख से पानी निकलता है अभी उसका ना, तो कभी ठीक हो जाता है, कभी निकलना शुरू हो जाता है। एक तो मैंने ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे इसका थोड़ा सा बता दें। एज क्या है बच्चे? एज क्या है बच्चे? अभी 2 महीने का है, 2 माह का। देखा कैसे 2 माह का हो गया माशाल्लाह। देख ले, हलीमा को याद नहीं था, मुझे याद था। टाइम गुजर रहा है, मुझे भाई चेक कर ले, मामू इसका ज्यादा बेहतर है, खाला को कोई ख्याल नहीं है। मामू किधर से हो तुम? मैं फुफ्फो हूँ और तुम चाचा हो। अच्छा ठीक है जी भैया, आप चचा है ना यार, आप चचा है यार, देख रहे हैं आप। चले सॉरी भूल गया था मैं, पर देखिए चचा को सारा पता है, इसको ये पता भी नहीं कितने महीने हुए। खुरम भाई दुनिया बहुत आजकल की फुफियां बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने करना था, ये हो गया, इसका डॉक्टर साहब देंगे। ठीक है। तो एक मैं ना अभी एक छोटा सा वो होता है ना एक शेरी मजमुआ, वो मैं आपसे सुनाना चाहता, टॉपिक से हट गया लेकिन मुझे याद था। अभी कुछ लड़की भी आपसे ना कुछ आपकी जो फैन है पूछ रही थी कि आपने वोट किनको देना है, इस वाले से बातचीत हो रही थी ना, तो वो आपने बड़ा अच्छा उनको बताया कि यार ये वाकई ये बात ओपनली करने वाली भी, जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं उठा के भी ले जाते हैं, तो इस वजह से ना बड़े प्रॉब्लम बन गई है। जो सच्चा है वोट उसको देना है, सच्चा तो कोई है ही नहीं, तो वोट नहीं देना। देखिए जिस तरह की खून रेजियां या सिस्टम इधर चल रहा है ना, तो उस हवाले से मेरा क्योंकि ताल्लुक है शेखुपुरा से, एक इलाका है जंडियाला शेरखान, आपने वारिस शाह साहब का नाम सुना होगा? जी वारिस खान साहब का बिल्कुल सुना। तो वारिस शाह साहब उनका दरबार जो है ना वो मेरे घर के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सिख यात्री हैं वो बहुत ज्यादा उनको मानते हैं, वहाँ पे आते हैं, बड़ा होता है। तो जब ना एक जो सिख शायरा है ना, सिख शायरा, वो जब पाकिस्तान आई ना उनके दरबार पे,
तो उसने वहाँ पे दरबार पे आके ना उनके दरबार पे खड़े होके एक जो कलाम पढ़ा था मुल्की हालात को देखते हुए। आपको पता है वारिस शाह साहब ने लिखी है, उस हवाले से उसने बात की। तो मैं वही वो जो उसने बोला था वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे आपको मुल्की हालात का भी थोड़ा सा वो ना अक्कासी हो जाएगी कि एक रोई सी थी। अलीमा आप ही को पंजाबी समझ आती है ना? जी जी समझ आ जाती है, समझ आ जाती है। चले मैं थोड़ा सा एक छोटा, अब वो हीर की बात कर रहे हैं इसके अंदर। जरा मैं पहले बता दूं कि एक रोई सी थी पंजाब दी ते तू लिख लिख पाए वैन, अज सभे तियां रोंदियां ते वारिस शाह नूं कहण, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया अज तक अपना पंजाब, हर पासे लाशां विखरियां ते लहू दी भरी चनाब, अज सभे ही रांझे रुल गए ते अज सभे ही कैदो हो गए, जड़े रूप इश्क दे चोर ते लब के लियावां किथों, मैं वारिस शाह एक होर, अज तुइयों वारिस शाह फिर कबरां विचों बोल, ते अपनी किताबे इश्क दा कोई अगला पन्ना खोल। तो ये उन्होंने वहाँ पे बोली थी। तो माशाल्लाह से समझ जो बंदे समझते हैं बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे मैसेजेस हैं इसके अंदर, बहुत बड़े मैसेजेस हैं, बहुत बड़ी कमाल बात। ये हिंदू शायरा ने लिखी है ये बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इंडिया से आई थी। उसने बोली इसके बाद आप ठीक है, ठीक है मुझे आप नहीं आपको याद तो प्लीज लेके ना। ठीक है खुरम भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम बहुत शुक्रिया, हम मूसा के बहुत शुक्रिया अनम की कॉल से। आप पहले पूछना आपसे क्या आपको पंजाबी समझ ही नहीं आती। आँख का कह रहे थे ना पानी आता है। जी डॉक्टर साहब अनम की भी कॉल साथ पे ले ले, पर एलर्जी वाला सवाल भी है वो भी लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम अनम, क्या हाल चाल है? डॉक्टर साहब कॉल इसी तरह अस्सलाम हमायूं भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है अनम जी, आप कैसी हो? हलीमा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं अनम? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं और हमायूं भाई ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया, सलामत कभी कभी पहनते हैं ना आप लोग, तारीफ क्या करें इनकी ताकि ज्यादा पहना करें। नहीं माशाल्लाह वो हमेशा ग्रेसफुल लगते हैं, मैं देखती हूँ ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। मैंने जो इशारा करना जी अच्छा, बस वो मैं असल में ये बैठे हुए इनसे बात करना चाह रही थी अपनी बेटी के हवाले से। जी उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर आप मेरी बात जी वो आपको सुन सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी है 9 इयर्स की, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ना है इशू है थोड़ा सा। ये तो ये फोरहेड में पेन होता है काफी ज्यादा इस जगह पे आईज के ऊपर, और दूसरा उसको नोज में कुछ है इशू। वो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको कोई गंदा रेशा पता नहीं बोलते हैं कुछ इस तरह से, कि वो है बहुत ज्यादा मिकदार में। जब वो ज्यादा हो जाता है तो उसकी सांस की नाली जो है ना वो तंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो रात में जब सो रही होती है ना तो मुंह खोल के सोती है। तो अभी तो खैर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ और रेफर करें, कोई उसकी लिए ऐसी कोई एहतियात जो मैं उसको करवा सकूं, कोई खाने पीने में या कुछ इस तरह से। ऑलराइट, परफेक्ट। अभी तो वो हाईवेट स्प्रे है जो यूज कर रही है, नोजल स्प्रे हाईवेट है। मैं उसको वो पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस ठीक है, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया अनम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम बैकवर्ड चलेंगे, आप इन्हीं का सवाल का जवाब दे दें। देखिए इसका बच्ची का मसला ये है कि इसको भी साइनस का प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, और म्यूकस वगैरह है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से रात को जो और स्प्रे वगैरह मेरे ख्याल बता रही है कि यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बहुत अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना। जी वो कुछ ऐसे वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने ना 7-8 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, और अगर कभी कभी करना पड़ रहा है तो फिर उसको आप ज़्यादा अरसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब कि 7-8 दिन करें फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लें फिर करना? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेडिकामेंटोसा एक कंडीशन होती है वो हो जाएगी, और फिर जो ब्लॉकेड होगा ना वो किसी स्प्रे से भी ठीक नहीं होगा, उसके लिए फिर ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाइपरट्रोफीड हो जाते हैं टर्बिनेट्स, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना। दूसरी बात ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने ना फ्लूइड्स देने, वार्म फ्लूइड्स देने और स्टीम देनी है, ख़ास तौर पे रात सोने से पहले इसको स्टीम देनी है। और इसको वैसे जो है नॉर्मल सेलाइन के नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं जो सेलिनेज और दूसरे से आते हैं, ठीक है, वो ज़रूर डालें, ठीक है ना। तो और नेज़ल डूशिंग करें, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी नेज़ल डूशिंग करें, उससे इसको फ़ायदा होगा। फिर इसकी शुगर बंद कर दें, और इसकी दूसरी जो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं ना, देखें कुछ हमारी डाइट में ना एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं। जो सबसे बड़ी इन्फ्लेमेटरी चीज़ है ना जो हमारी डाइट में है वो शुगर है। ओके, प्योर शुगर जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करती है,
और हमारी तमाम बड़ी डिजीज़ जो है ना दे आर रिलेटेड विद इन्फ्लेमेशन। इवन ये कि डायबिटीज़ इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है ना। और ये जो कैंसर वगैरह होता है ये भी सारा इन्फ्लेमेशन को आगे बढ़ती है तो उससे होता है। जो भी चीज़ इन्फ्लेम्ड रहती है ज़्यादा अरसे तक उधर कार्सिनोजेनिक। ठीक है डॉक्टर साहब, अब दूसरा सवाल, आंख से पानी गिरता है। आंख से पानी का उनसे एक बताना है कि ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है, जहाँ से हर वक्त पानी जो है ना यहाँ से आता है, ग्लैंड है यहाँ पे, और ये आंख को साफ़ करके नाक से निकल जाता है। ये वाली ट्यूब जो है ये बंद है उसकी, या टाइट है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को। तो ये होता है बच्चों को, और ये शुरू में इसलिए नहीं होता कि उस वक्त ये ग्लैंड पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता। जब पूरी तरह काम करना शुरू करता है तो फिर वो आँख से पानी आना शुरू ठीक हो जाएगा। ये कुछ मेडिकेशन से इसका ये भी इसका करना भी ये है इन्होंने कि ये छोटी उंगली के साथ दिन में बहुत दफ़ा जब भी उसको फीड कराते हैं उसके बाद इसको ऐसे रखें और इसको 10 दफ़ा ऐसे घुमाएं और फिर इसको ऐसे कर दें। ये पूरा अमल 10 दफ़ा करना है, ठीक है, 10 दफ़ा घुमाना है, ऐसे करना है, और इस पूरे अमल को 10 दफ़ा, वो ब्लॉकेज खुल जाए। यहाँ ये ब्लॉकेज खुल जाए। होना चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? प्रेशर इसीलिए छोटी उंगली इस्तेमाल की है, ठीक है, ताकि प्रेशर कम हो, ठीक है ना, कि बच्चा है ना छोटा सा, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है। ये आपने करेंगे तो उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। अगर ये ना ठीक हो 3 साल की उम्र तक तो फिर अंडर एनेस्थीसिया कैनलाइजेशन की जाती है। 3 साल की उम्र तक आपको इंतजार 3 साल की उम्र तक इंतजार करना होता है। इस दौरान क्योंकि उसूल ये है कि पानी चलता रहता है तो साफ़ होता है, और पानी जहाँ रुकता है वहाँ बदबूदार हो जाता है। इसलिए जो पानी यहाँ से आ रहा है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा बार बार, और आंखें चिपकना शुरू हो जाएंगी। तो फिर डॉक्टर लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह जो आपने तरीका बताया इससे ठीक हो जाएगा। खुल तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा ना। तो वो उस टाइम में अगर ये आंखें चिपकनी शुरू हो जाए तो फिर ये करना है कि आपने उसको ना एंटीबायोटिक के ड्रॉप्स देने हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से, और वो आपको ना चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए कि एक को आप लगाते रहेंगे तो उससे कुछ अरसे बाद रेजिस्टेंस हो जाएगा। मार्च इज वेरी नियर, और मुझे क्योंकि मैं वो विक्टिम हूँ उसका, मार्च जब आता है तो अल्लाह माफ़ करे इतनी गंदी एलर्जी होती है। अब एलर्जी का क्या करना चाहिए? आपने फॉग स्मॉग को भी साथ में मिला के बताना है, क्योंकि अब उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो रही है, उससे भी जुकाम वगैरह हो रहे हैं। अलीज़े कॉल लेते फिर हम एलर्जी के हवाले से डिटेल में बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अलीज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी क्या पूछना चाह रही हैं? मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ अपने बेटे के हवाले से। ठीक है। कि हमें बच्चों को किस हद तक कवर करना चाहिए सर्दियों में? अच्छा, यानी किस हद तक कपड़े पहनाने चाहिए? बाज लोग ये कहते हैं कि जी ये भी पहना दो, ये भी पहना दो, सर जो है उसको भी कवर कर लो, पाँव को भी कवर कर लो। तो वो मेरा क्वेश्चन है कि किस हद तक हमें सर्दियों में बच्चे को अलीज़े, आई थिंक इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज, द एज ऑफ द किड एज वेल। मेरे ख्याल में उम्र का भी इससे कोई ताल्लुक है डॉक्टर साहब कि कितनी उम्र होनी चाहिए उतना कवर किया जाए? छोटे बच्चों को तो यू कवर इट एक्स्ट्रा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। जी जी अलीज़े पूछें। दूसरा ये क्वेश्चन है, जी बेटे एक मिनट। एक क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर हैं, उनके गले में बहुत ज्यादा रेशा गिरता है। अच्छा। दूसरा उन्हें माइग्रेन भी है, शायद सर में बहुत दर्द रहता है। तो क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है कि रेशे का और माइग्रेन का? तो इसके लिए वो क्या करें? ठीक है अलीज़े, दोनों के जवाब देते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट है डॉक्टर साहब के फेस पे। हम देखते हैं इस मुस्कुराहट का राज क्या, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहते हैं मुस्कुराहटों के राज जल्दी नहीं खोला जाते। ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक टू द शो। अलीज़े की कॉल आई थी, हम जल्दी से जवाबों की तरफ चलते हैं क्योंकि फिर आपका भी सवाल है वो भी शामिल करना है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों को किस हद तक कवर करना चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका हमने थोड़ा सा पहले भी बात की है कि बच्चों को पूरा कवर करना चाहिए। कपड़े छोटे नहीं होने चाहिए, बच्चों के कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, इसलिए कि बच्चों ने बढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोग बहुत टाइट कपड़े बच्चों को पहनाते हैं और बहुत से लोग तो कहीं हमारे ट्रेडिशनल है कि उसको बांध भी देते हैं, बच्चों को रस्सी के साथ बांधा हुआ होता है। जी पता होगा, वो उनका ख्याल है कि बच्चे को जब बांध देते हैं तो बच्चा डरता नहीं है। अच्छा, शायद वो हिल नहीं सकता। हाँ, तो वो समझते हैं रात को सोते हुए हाँ उसको वो कर देते हैं। बहुत से लोग चाकू भी सामने साथ रखते हैं उसके डरे ना। एनीवे, तो पहली बात ये है कि जी बच्चों के कपड़े ढीले ढाले होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए।
फिर उनके इलास्टिक भी नहीं लूज़ होने चाहिए, उसका निशान उनको नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ निशान पड़ेगा बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगी। फिर ये कि वूल को ना टच नहीं होना चाहिए उनकी स्किन के साथ हमेशा। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, अंदर आप बनियान पहने, फिर आप शर्ट पहने, उसके ऊपर से आप स्वेटर या जो भी आपने गर्म पहनना है वो पहने। हमारे यहाँ तो कपड़े पहले बुनियान हमेशा- के बाद अम्मियाँ स्वेटर पहनाती हैं। यही है गलत ना? है, यही गलत है। उससे चेस्ट में रेशा भी पैदा होता है, अच्छा ठीक ठीक है। है, उससे स्किन एलर्जीज भी होती हैं और उससे बच्चे को आप खुद पहन के देखें ना डायरेक्ट स्वेटर नीचे, तो आपको बहुत खारिश होगी, ठीक है। तो बच्चा तो बेचारा कुछ कह नहीं सकता रोने के अलावा, ठीक है ना। तो ये करना चाहिए। दूसरे ये है कि उसके कपड़े जो है ना, वो ऊपर जब आपने कपड़े पहनाए उसके ऊपर से एक बड़ी सी कॉटन की बिब लगानी चाहिए ताकि बच्चे को ये यहाँ पे वूल टच ना करे, हाई नेक वगैरह नहीं पहनाना चाहिए। बस आपने जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं। छोटा सा सवाल कर लूँ, सॉरी मैं आपका ये बात काट रही हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है ना वो रात को भी हज़ार कपड़ा बच्चे ने पहना हुआ होता है उसको सुला देते हैं, सर भी कवर्ड है, जुराबें भी पहनी हुई है, और वो कहते हैं जी हमारे बच्चे को सर्दी बहुत लगती है इसलिए सर भी कवर कर दिए, 2-2 टोपियाँ पहनी हुई, जुराबें पहनी हुई, और रात को वो सो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है, जो मैं पता है। आपने भी बिल्कुल सही बात की कि ओल्ड एज के अंदर बच्चों में सर्दी ज़्यादा लगती है। लेकिन बात यह है कि बच्चों को कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनाने चाहिए, जो आपकी बात है। इतने पहना देते हैं बच्चा ऐसे हो जाता है। हाँ, उससे ठीक है हिला ना? नहीं जा रहा होता। हिला नहीं जा रहा होता। एक गर्दन बच्चे तो की उसकी नजर ही नहीं आती ना दूर दूर तक। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चे की। नंबर 2, आप बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा। अजीब बात वो बात यह है कि अगर देखें हम जितने भी कपड़े पहनते हैं ना, हम उनको गर्म करते हैं। अगर आप अपनी कोट के नीचे इधर हाथ डालें तो आप यहाँ से गर्म है, इसलिए कि आप जितने भी कपड़े पहन लें वो आखिर तक गर्म होंगे। आपकी बॉडी जो है, आपकी एनर्जी जो है, उसको कपड़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देंगे तो उसकी सारी एनर्जी जो है ना उन कपड़ों को गर्म करने में यूज़ हो जाएगी, तो उसका बॉडी वेट आई कम थिंक वी हो गॉट जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट नाउ। हम उसकी तरफ जाते हैं जो एलर्जीज के हवाले से था, पर उससे पहले उन्होंने पूछा था मेरी बहन के गले में रेशा गिरता है, और वो भी migraine जल्दी से का बता भी दें। कॉलर भी लेते हैं, अक्सर आपने जल्दी जवाब देने के बहुत सारे कॉलर्स हैं, अक्सर की कॉल लेते हैं फिर आपके पास वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, सुबह खैर, क्या हाल चाल है आपके? भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? कैसी हैं आप? आप ही, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी आवाज़ सुन रही हूँ जिंदगी में पहली बार। आप इतनी अभी कोई मेरी तारीफें- ये शराब कौन है है? आपकी, आपने हेलो किया और उसका फोन बंद हो गया। यार अक्सर कॉल दोबारा मिला लें, उसका दिल की उसका बात कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, वो सर में दर्द है नहीं, और नहीं मिला। रेशा गिरता है गले। अच्छा, हमने पूरी तो बात उनकी सुनी नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये मिग्रेन नहीं है बल्कि सिर्फ साइनसाइटिस है। ठीक है। साइनसाइटिस में सर में दर्द भी होगा जी। और ये रेशा भी गिरेगा। ठीक रेशा है। भी गिरेगा। तो साइनसाइटिस का इलाज हम बता चुके हैं। ठीक है। और एलर्जी के हवाले से जो बात की थी, स्मोक और फॉग में भी जो आपको जुकाम और नज़ला हो जाता है, कोल्ड उसके जुकाम, इन सब के बारे में बताएं। एलर्जी का क्या कोई तरीका है कि वैक्सीनेशन के बचाव बगैर हो आप ठीक हो सकते हो? है इससे? वैक्सीनेशन से भी ज़रूरी नहीं कि आप ठीक हो जाए। मैं तो हुआ वैसे। अच्छा, थोड़ा सा हाँ, अजीब हुमायूं को काफी अब लेस वैसे एक बात बताऊँ मैं करती आपको, है। ज़्यादातर जो लोग ठीक होते हैं ना उनको एलर्जी साइकोसोमेटिक होती है। वो क्या होता है? मतलब साइकोलॉजी है आपकी कि आपको एलर्जी है? नहीं, मुझे इतनी छींकें आती थी, इतनी ज्यादा जुकाम अरे था। चले, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हो गए। वैसे बहुत कम लोग हैं जो ठीक होते हैं एलर्जी वैक्सीन से। मैं वैसे कोई मैंने उम्मीद NIH तो में- जला दे दिया मैंने डॉक्टर साहब, NIH आप में भी तो काम किया उम्मीदें हुआ है। बुझाने आए। मुझे लगता है आप सारे दियों में फूके मारने आए हैं कि ना बेटा, आपने खुदा एक बीमारी आपसे पूछा, आपने 6 के बता दी कि 6 हो सकती हैं। कोई तो उम्मीद की किरण जला दे, खुदा का वास्ता। अच्छा फिर क्या करें, एलर्जी हो जाए तो क्या करें फिर? देखिए, एलर्जी हो जाए तो एक तो एलर्जी के सीज़न में बाहर कम निकलें, और जो टाइमिंग्स हैं वो 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद गुरूब आफ्ताब कम से कम बाहर जाएं, और ये खुले तो नहीं हो आसमान के सकता। खुले ये आसमान नहीं के कर नीचे ना जाएं। जाना पड़े तो छतरी लें या फिर पीक कैप पहन लें, ताकि क्योंकि पोलन जो है ना वो ऐसे गिर रहा होता है जैसे कि बारिश आ रही होती है। ठीक है। फिर ये है कि ऑलिव ऑयल जो है ना वो नाक में लगाएं। तो ऑलिव ऑयल एक बैरियर का काम करता है, और जो एलर्जेंस है ना वो जब जाके उस पर चिपक जाते हैं तो वो अंदर नहीं जा सकते। और दूसरे ये कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में नहीं आते, दरमियान में बैरियर आ जाता है ऑलिव ऑयल का। ठीक है। ठीक है ना। फिर ये है कि जी आप अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखें, ठीक है ना, और मास्क यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले ये भी हो सकता है, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो एलर्जी सीजन से पहले आप शुरू कर सकते हैं। मास्क स्टेबलाइजर हमारे यहाँ एलर्जी का एक है कि अगर आपको एलर्जी होगी आप फौरन एंटी एलर्जी ले लें और आप अफाका कर लें। क्या ये ठीक है कि आप बगैर पूछे
कभी कभी तो केमिस्ट के पास डॉक्टर से। जाते हैं कि एंटी एलर्जी दे दो कोई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन कंट्री वी लिव इन कि सबसे पहले तो एलर्जी की दवाइयाँ एलर्जी से पहले उठवाई जाती हैं कि वो मिले ना मार्केट से, फिर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं जिससे आपको आराम आता तो वो मिलती नहीं है। तो क्या करें, एलर्जी अगर होती है तो क्या एंटी एलर्जीज ले सकते हैं? नहीं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना मसला है। फिर आपने ये भी देखना है कि आपके प्रोफेशन और आपकी जॉब के मुताबिक आपकी जो एंटी एलर्जिक आप ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक दो किस्म की होती हैं, एक होती है सिडेटिंग और एक होती है नॉन सिडेटिंग, जिसमें बहुत कम सिडेशन होती है। अगर आपको मतलब एक ड्राइवर है, उसको अगर वो सिडेटिव टाइप ले लेगा तो वो तो एक्सीडेंट मार देगा, उसकी जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाएगा, उसकी ब्रेक ही देर से लगेगी, जाके आगे टकरा कभी कोई जुकाम होता है ना, आप जुकाम में भी एलर्जी की दवाई ले लेते हैं, आपको नहीं पता क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एलर्जी है या वैसे जुकाम। बड़ी अम्मा तो ये कहती है जुकाम को चलने दो, जुकाम को बंद ना होने दो, क्योंकि गोली खाते कहते बंद हो गया तो ये ज्यादा मसला करेगा। इज दैट ट्रू? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप सिक्रीशंस को एकदम से ड्राई कर देंगे एंटीहिस्टामिन लेके, तो फिर वो सिक्रीशंस फंस जाएंगी, फिर वो आपको साइनोसाइटिस हो सकता है, दूसरे मसले हो सकते हैं और वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो जुकाम में जान दो, आपको इरिटेशन भी होती है ना कि वो चीजें ब्लॉक हुई हैं। आप उसमें एंटी एलर्जिक ना लें, मतलब उसको ड्राई करने वाली चीज़ें ना लें। आप अपने कीप हाइड्रेटेड, आप पानी वानी पिए, नीम गर्म मशरूबात लें, ठीक है ना, और पैनाडोल वगैरह ले लें, ठीक है ना। उससे ये होगा कि आपको दर्द वगैरह नहीं होगा और ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे भी जो वो छोटे बच्चे हैं ना, उनको डीकंजेस्टेंट्स हमने नहीं देने हैं। हुमायूं ने जिस तरह बात की कि हम लोग ओवर द काउंटर दवाइयाँ ले लेते हैं, हम लोग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स भी ले लेते हैं जो कि नहीं ठीक होती हैं, और फिर उसके बाद आपकी इम्यूनिटी इस तरह की हो जाती है कि डॉक्टर आपको 2 एंटीबायोटिक्स देता है कि अब आपने एक से अपने आप को इतना आदी कर लिया है कि एक लेने से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अब आपको कॉम्बिनेशन में लेनी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल है ये कितना नुकसानदेह है, और क्या खुद से जाके सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? देखिए जी, सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, वो तो हर तरह से हमें डिस्करेज करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है, और आपको पता है कि बड़े अरसे से कोई नई एंटीबायोटिक दवाई नहीं आई है, और चांसेस भी नहीं है कि आएगी, ठीक है ना। और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के लिहाज से, ठीक है ना। फिर ये है कि जो सेल्फ मेडिकेशन, वही दिन बुरे रह गए थे, वो भी बुरे आएंगे। नहीं, बिल्कुल जो सच्ची बात है वो यही है कि देखें, आपके पाइपलाइन में नहीं है, आपकी जो नालों का पानी है ना, इसके अंदर भी एंटीबायोटिक है। आपकी मुर्गियाँ जो आप खा रहे हैं ना, उसके अंदर भी एंटीबायोटिक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसमें, ठीक है। इसलिए कि उनको फीड में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो सैल्मोनेला होता है, उसको पहले से रोकने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, बस खाई जा रहे हो आप एंटीबायोटिक। जी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और फिर ये कि जो लोग खुद से दवाई लेते हैं ना, तो वो डोज सही होती है, ना वो एंटीबायोटिक सही होती है, ना वो रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये है कि एंटीबायोटिक लेने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ख़त्म हो जा रही है। आपकी जो इम्यूनिटी है वो आपकी गट फ्लोरा के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका जो, हम लोग जो है ना, हमारे जिस्म के अंदर इतने सेल नहीं है जितने हमारे बैक्टीरिया के सेल जो है, बैक्टीरिया के सेल हैं। वी आर मोर ऑफ ए, हमारा जो बैक्टीरिया देन ए पर्सन, ठीक है ना। मतलब हमारे सेल, हमारी बॉडी के सेल टोटल अगर देखे जाए तो वो कम है। तो आप प्रेफर करते हैं जब भी कोई बीमारी होती है, आपको बुखार होता है, आप कहते हैं डमाडोल 2 खा लो, 2 डमाडोल खा के आप बेहोश हो जाओ? पैनाडोल डमाडोल इज पैनाडोल। नहीं, देखिए, बेहोश नहीं हो जाएंगे आप, बेहोश नहीं हो जाएंगे, उसके अंदर कोई सिडेशन नहीं है, उसमें कोई सिडेशन नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। एंटीबायोटिक्स लेने से आपका जो इम्यूनिटी है ना, वो तबाह हो रही है, और दूसरे के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। तो दिस हैज़ टू बी डिस्करेज्ड, ठीक है। अब मेरे ख्याल से वी हैव टू टच द टॉपिक नाउ। स्पेशलिस्ट हैं, आपकी सर्टिफिकेशन है डायबिटीज़। पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह क्या है कि हमारा खाना पीना, या आपको लगता है कि जेनेटिकली अब ट्रांसफ़र होता जा रहा है इसमें, और पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है, ये रहेगा, ये नहीं जा सकता, और क्या करना चाहिए अगर डायबिटीज़? बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जीनेटिक्स जो है ना, वो सबसे आखिर में। अच्छा, आप जेनेटिक्स को फर्स्ट पे रख रहे हो ना, मैं कहता हूँ जेनेटिक्स। देखिए, जेनेटिक्स का ये है कि अगर आपकी जीन्स में एक चीज़ लोडेड है ना, तो दिस इज़ लाइक ए लोडेड गन। जब तक वो फायर नहीं करेगी, जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। और वो फायर करती है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, और जैसे आप अपनी बॉडी को डील कर रहे हो। हाँ, देखिए, हमारे यहाँ सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ये है कि हमारे यहाँ स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन बहुत है, और डिप्रेशन और स्ट्रेस में इंसान की जो होती है ना सलाहियतें, जो प्लेजर हासिल करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहा,
इसलिए हमारी पब्लिक सबसे ज़्यादा खाती है, चाहे मरना हो चाहे जीना हो, ठीक है ना, हम खाने पे लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक सही है। कह रहे हैं। और फिर ये है कि हमारी Very फूड true. जो है ना वो बहुत ही ख़राब है। क्वालिटी बहुत ख़राब है। हर वो चीज़ जिसका इश्तहार टीवी पे आता है ना, वो 99% चांसेस ये हैं कि वो मुज़र सेहत। बस आपने तो कारोबार खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब आपसे इतना अच्छा लगा आज बात करके, वक्त कम था लेकिन दिल चाहता आपसे मजीद बातें करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे। आपको दोबारा मदू जरूर करेंगे। हम यहाँ पे आपसे चाहेंगे इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। हलीमा, हुमायूं और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।